नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्राची चौहान, ऑल इंडिया रैंक 260 हिंदी मीडियम टॉपर, जिन्होंने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। प्राची चौहान, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और आपके लिए भी सर बोलना चाहूँगी कि अगर हम यहाँ आज हैं तो आपकी गाइडेंस का बहुत बहुत वो रहा है कंट्रीब्यूशन, उसके लिए तो आपको भी थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्राची विदिशा से हैं। तैयारी के पहले विदिशा में आपकी दिनचर्या कैसी थी? सर मेरा जिला विदिशा है, लेकिन सर मेरा जो प्रॉपर रहना है हुआ वो गंज बासुदा के पास ग्राम जौहद है। तो सर मैं जौहद में ही रहती थी और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान यूपीएससी की तैयारी में भी मैंने वहीं से शुरू की। तो घर पे रहती थी सर, तो ये होता था कि घर पे डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो जाता है पढ़ाई में, कि कहीं कोई मेहमान आ गए या घर का काम है, तो उस वजह से तो मेरा था कि घर में सबसे ऊपर वाला कमरा मेरा होता था, जहाँ मतलब किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं होता था। तो मेरा जो डेली रूटीन था वो इस तरीके से था कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठना होता था। उसके बाद सर मैं 10-11 बजे तक पढ़ूंगी। फिर जो डेली रूटीन होता है नहाने धोने का, उसके बाद खाना खाने के बाद मैं 1-1:30 बजे फिर पहुंच जाऊंगी वहाँ पे, और शाम को 5 बजे तक फिर मेरी पढ़ाई होती थी। 5 बजे के बाद फिर मैं नीचे आती थी, और जो अपना मैं थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हूँ, तो अपनी पूजा पाठ वो सब करती थी, खाना खाती थी शाम को, और 7 साढ़े 7 बजे फिर ऊपर पहुँच जाऊंगी। और फिर मेरा रहता था कि रात को पढ़ाई अच्छी होती थी तो फिर रात को 1-1:30 से 2 ढाई भी बज जाता था, जिस तरह से टॉपिक होते थे। तो ये था कि जो डेली रूटीन के काम छोड़ के बाकी मैं डेडिकेटेडली अपना टाइम पढ़ाई के लिए देती थी। ओके, सो सबसे पहले अफसर बनने का ख्वाब कैसे जगा? सर सबसे पहले अफसर बनने का ख्वाब 12th के बाद जगा, और अपने ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मोस्टली सर जब मैं गांव से 12th की थी तब उतना आइडिया नहीं था कि करियर में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कि किस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं कॉलेज में आई तो अलग अलग फील्ड में जानने का मौका मिला। हालांकि 12th तक ये था कि नीट जेईई जैसे एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बाहर कोचिंग जा सकूं। तो उस वजह से फिर मैंने अपने जो सुभद्रा शर्मा कॉलेज है वहीं एडमिशन ले लिया बीएससी में। तो उसके सेकेंड ईयर में पता चला मुझे कि अगर जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम भी एक बड़ा एग्ज़ाम होता है। मेरा शुरू से ये था सर कि कुछ बड़ा करना है। हाँ, कि 9 to 5 की जॉब नहीं करनी है, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी। तो तब पता चला यूपीएससी जैसी जॉब होती है, उसमें आईएएस आईपीएस जैसे जो पद होते हैं उन पे हम चयनित हो सकते हैं। तो अपने सेकेंड ईयर से सर मैं प्रॉपर तैयारी में जुट गई थी। ओके, सो जैसा मीडियम आपका हिंदी है, तो हिंदी कितना बड़ा बैरियर रहा आपकी तैयारी में? हिंदी सर शुरू में तो मुझे ज़्यादा बैरियर लगा, क्योंकि अपने गांव से थी और ज़्यादातर बुक्स जब मैं देखती थी तो जो है कि इंग्लिश में अवेलेबल हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे हिंदी मीडियम में बुक मिलती थी, फिर मैं उसको ऑनलाइन मंगाती थी। लेकिन सर जब मैंने तैयारी शुरू की थी 19-18-19-20 के शुरुआती फेज में, तब मुझे ज़्यादा बैरियर लगता था। लेकिन हमने सर जैसा देखा कि कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। और फिर अब तो सर जो एआई आ गया है तो उसने ये बैरियर को लगभग ख़त्म सा कर दिया है, स्पेशली सर प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि सारी बुक ऑनलाइन अवेलेबल अब हो जाती हैं बहुत ही आसानी से। और अगर नहीं भी होती हैं तो बहुत सारा मटेरियल जो होता है कि हम उसको ट्रांसलेट इजीली एआई कर देता है। तो अब वो उतना बैरियर नहीं लगता। लेकिन शुरुआत में जरूर मुझे लगता था कि हिंदी माध्यम से तैयारी इंग्लिश माध्यम की तुलना में सर कठिन है। ओके, सो जैसे टेक्नोलॉजी आया है, लेकिन साथ में सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन भी है। हाँ, तो उसको कैसे आप बैलेंस करती थी? सर मेरा था कि सोशल मीडिया उस दौरान मैं कुछ ही जगह सोशल मीडिया में थी, जैसे कि सर टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जहाँ से जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल मिल जाए। उसके अलावा सर व्हाट्सएप मेरा ज़्यादातर बंद ही रहता था। इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे उस पर भी मैं एक्टिव नहीं थी। तो ये था कि जब तक सक्सेस नहीं मिल जानी सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस पर थोड़ा सा भी टाइम दे देते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि कब ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो मैंने सर बहुत ही ज़्यादा उस पर बना के रखा था स्ट्रिक्ट कि नहीं अभी तो कुछ यूज नहीं करो। ओके, सो जैसा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की जैसे मैंने बहुत सारी कॉपी देखी है, तो उसमें लगभग एसे में या फिर ऑप्शनल में उसमें मार्क्स अच्छे दिख जाते हैं, लेकिन एक जीएस में बहुत बड़ा गैप दिखता है। तो आपने उस गैप को कैसे फिल किया?
सर ये गैप तो सर इसका कुछ श्रेय तो सर मैं आपकी मेंटरशिप को ही देना चाहूंगी, क्योंकि सर इससे पहले भी मैं सर 2 मेंस लिख चुकी थी, तो मेरे पास कंटेंट अच्छा था, नॉलेज भी ठीक था, लेकिन एक दिशा नहीं थी कि किस दिशा में लिखना है आंसर्स को। सर जब मैंने आपको पहले अपनी कॉपी दिखाई थी तो आपने कहा था कि तुम्हारे लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन 2-3 मिस्टेक्स हैं जो तुम कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस बार के अटेम्प्ट में सर मैंने वो सारी मिस्टेक सुधारने की कोशिश की, जिसमें सर पहला था जो आपने बताया था कि क्वेश्चन की डिमांड को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रही हो। अगर दो उसमें आंसर है पार्ट में, तो तुम एक पार्ट पे ज्यादा स्टिक कर जा रही हो और दूसरे को कम वो दे रही हो, तो कि आंसर को बैलेंस करना। पहला था यही था सर कि क्वेश्चन की डिमांड समझना मैंने आपसे सीखा। दूसरा था कि सर मल्टी डायमेंशनल अपने आंसर्स को बनाना, कि एक पहले मेरा सोचने का जो तरीका था इससे पहले 2 मेंस में वो बहुत नैरो था, जो पूछा है बस उसके इर्द गिर्द ही मैं लिखती थी। लेकिन इस बार मैंने नया जो ट्राई किया था कि मैं क्वेश्चन को अलग अलग उससे लिंक कर सकूं। अगर एक ही क्वेश्चन सोसाइटी का है तो उसको GS2 पॉलिटी से कैसे लिंक कर सकते हैं, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट से सोसाइटी को कैसे लिंक कर सकते हैं, और वो मैंने इस बार किया कि उसको एथिक्स के कैसे लिंक कर सकते हैं। और तीसरा सर जो मैंने किया वो कि बहुत सारे पॉइंट्स लिखने की इस बार मैंने कोशिश की, और उस हर पॉइंट में एक एग्जांपल तो आ ही जाए, कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें मैं सोचती थी कि 6 से 7 पॉइंट्स लिखें, अगर एक ही उसमें पार्ट है क्वेश्चन का, और 2 पार्ट है तो उसमें होता था कि 4-4 या 5-5 पॉइंट पार्ट्स में लिखें। तो डाटा और एग्जाम्पल का आप अच्छे से यूज किए हैं? हाँ सर, इस बार डाटा एग्जाम्पल का मैंने खूब भर भर के यूज करने की कोशिश की है। ओके, सो आपको ये पता है कि आपके जो GS के मार्क्स हैं 450 मार्क्स हैं, वो लगभग जो टॉप 10 रैंक के मार्क्स हैं लगभग उनके बराबर है। यस सर। ओके, तो आपने एक हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, इसको लेके आपको कैसा लग रहा है कि GS में 455 मार्क्स, मतलब लास्ट कुछ सालों में मैंने ऐसा मार्क्स नहीं देखा था GS में हिंदी माध्यम में। हाँ सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के, क्योंकि अभी एक ये था कि आप अगर हिंदी माध्यम से हैं तो आपको ऐसे और ऑप्शनल पे ध्यान देना है कि वहां से आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। GS ये होता था कि ये कहा जाता था नॉर्मली कि GS हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए एक लो स्कोरिंग एरिया है, जहाँ पे आप ज़्यादा मार्क्स नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से टॉपर्स हैं जिन्होंने हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी से पेपर दिया, तो उन लोगों को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करने का ये होता था कि अगर आप हिंदी में आते हैं तो आप ऐसे और ऑप्शनल में तो मार्क्स बढ़ा ले जाएंगे, लेकिन GS में आपके मार्क्स हिंदी माध्यम की वजह से कम हो जाएंगे, तो आपको एवरेज उसी लेवल पे आ जाएंगे आप। तो फिर ये सर एक अच्छी बात है कि अगर मुझे मार्क्स मिले हैं और जो मैंने फॉलो किया लिखने का तरीका पैटर्न, उस पर मार्क्स मिले, तो सर आगे भी मार्क्स और भी बच्चों को इम्प्रूव करने का सर स्कोप भी मिलता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं GS में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इवन मुझे लग रहा है रवि सिहाग के मार्क्स भी 424 के आसपास थे GS में। सर मैंने एकदम मतलब कि तो उनके 424 मार्क्स थे। तो लास्ट जो मैंने मार्क्सिट देखी है पिछले कुछ सालों में लगभग 420, 425 या 430 मैक्सिमम, इतने तक देखे हिंदी माध्यम में। तो आपने एक नया उसमें बेंचमार्क सेट किया है कि इतने मार्क्स भी 455 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं हिंदी माध्यम में। और मार्क्स के लिए सर मैं एक ये भी कहूंगी कि इस बार मैंने लिखने के पैटर्न में भी चेंज किया था, लिखने की वहाँ 3 घंटे का कैसे मैक्सिमम यूज करना है। तो इसमें भी सर जो आपने स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने वो फॉलो की थी, कि जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो आपने कहा था कि अगर शुरू के 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे आप लिख देते हैं तो फिर उसके बाद ना एक एग्जाम वो सेट हो जाता है एग्जामिनर चेक करने वाले के लिए, कि अब वो सोचता है कि बच्चा अच्छा लिख रहा है, तो फिर अगर आप बीच के क्वेश्चन कम उस कंटेंट में भी लिखते हैं तो मार्किंग बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले जाता, एवरेज मार्क्स तो आपको दे ही देता है। तो इस बार मैंने जब पेपर शुरू करती थी तो मेरा ये होता था कि पहले शुरू के 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिखने हैं, उसके बाद फिर 11 से 20 तक के क्वेश्चन लिख लें, और फिर जो आ भी रहा है लेकिन उसमें अगर मैं कम टाइम है तो एवरेज भी लिख दूं वहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन। तो वो ये मैंने फॉलो किया, तो ऐसा लगता है कि उसका भी काम हुआ कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आ ही जाता है एग्जामिनर के मन में कि बच्चा अच्छा लिख रहा है शुरू में। सो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट स्टेज कौन सा रहा, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू? सर मेरे लिए तो मेन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज रहा, क्योंकि सर इससे अपने 3 अटेम्प्ट में भी 2 बार मैंने मेंस लिखा और कभी 2 मार्क्स से कभी 10 मार्क्स से वो रह जा रहा था, तो वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट स्टेज रहा। और इस बार की में यही सबसे बड़ा चेंज है कि वो ही मेरा प्लस पॉइंट बन के उभरा है कि मुझे इंटरव्यू में भी एवरेज से थोड़े ही ठीक ठाक मार्क्स हैं, लेकिन मेंस ऐसा रहा कि जहाँ मुझे अच्छे मार्क्स मिले, तो वो और जब से आपका सिलेक्शन हुआ बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है कि प्राची की कॉपी भेजी जाए, तो ज़्यादातर हम लोग फोकस मेंस पे ही करेंगे, मेंस का स्ट्रेटजी ही समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे आपके अगर हम मार्क्स देखें GS3 में जो अभी के टाइम में मुश्किल है
लगभग 100 के आसपास स्कोर लाना इस टाइम मुश्किल है। GS3 में एवरेज स्कोर लगभग 70-75 या फिर 80-85 के आसपास रह गया है। तो ऐसे में GS3 में आपका अप्रोच कैसे लग रहा इस बार? GS3 में सर इस बार का जो मैंने अप्रोच चेंज किया था थोड़ा, कि पहले जो मेरे पिछले अटेम्प्ट्स के मतलब कि मेरा बेसिक तैयार था पूरी तरीके से। इस बार मैंने जो भी GS3 के सिलेबस में, एक तो सर ये इसमें नंबर कम आने का एक कारण ये भी रहता है कि सर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको इकोनॉमी में भी ध्यान देना है, आपको सिक्योरिटी भी पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। और सर हिंदी माध्यम में क्या रहता है कि बच्चे प्रीलिम्स से पहले सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे होते हैं, और जब मेंस के लिए आते हैं तो GS3 में सर ये है कि हमें ज्यादा मेहनत लगानी होती है, तब जाके अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो वो 3 महीने का शायद जो टाइम होता है सर, वो कम रह जाता है पढ़ने के लिए। तो मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट से ये सीखा कि उसके शॉर्ट नोट्स में तैयार रखूंगी। तो मैंने हर जो भी उसमें टॉपिक लिखा हुआ था और जो पहले PYQ थे उनको उठाया कि यूपीएससी किस थीम पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सर एक साइबर सिक्योरिटी की हम बात करें तो उस पर हर अल्टरनेटिव ईयर पे यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो और उस पर भी सर मैंने नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी ये रखी कि किसी एक सोर्स से नहीं बनाना है, एक बेसिक रखेंगे कि इससे डेफिनेशन और ये लेना है। उसके बाद सर अलग अलग कोचिंग मटेरियल, अलग अलग वेबसाइट, AI, इन सब का यूज किया कि कहाँ से उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं। और हर टॉपिक पे अगर लिख रहे हैं तो हेडिंग और सब हेडिंग में 8 से 10 पॉइंट्स पहले से ही लिखना है एग्जाम्पल के साथ, कि फिर जब आपको सिर्फ एग्जाम देना हो तो आपको सिर्फ वो छोटे से नोट्स रिवाइज करने हैं और अपनी जितनी कोशिश करनी है कि जो हमने नोट्स में लिखा है वो हम कॉपी पे उतार पाए। एक जैसे समझना हो अगर एक स्टूडेंट को कि GS1 या GS2 की कॉपी है और GS3 की कॉपी है, तो जैसे GS2 में हम लोग देखते हैं कि जजमेंट लिखना होता है, आर्टिकल्स कोट करने होते हैं, ऐसे GS3 में कुछ यूनिक चीजें हैं जो बच्चे मिस कर रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं 80-85 इस स्कोर में, कुछ ऐसा यूनिक है? सर मुझे ये लगता है कि GS3 में जो यूनिकनेस वो है, वो एक तो सर डेटा की मांग ज्यादा है और उसकी तुलना में, कि अगर हम हर क्वेश्चन पे नहीं तो हर अल्टरनेट क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ डेटा डाल पाए तो वो बेहतर रहेगा। और सर मुझे ये लगता है कि GS3 में इंटरलिंकिंग की भी ज्यादा स्कोप हो जाता है, कि जैसे सर हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको हम ज्योग्राफी से बेहतर तरीके से लिंक कर पाते हैं। और जैसे हम अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका यूज भी GS3 के जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से कर सकते हैं, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे साइबर सिक्योरिटी में हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, लिंकेज भी होना चाहिए। और सर इस अटेम्प्ट में मैंने सोचा था लेकिन नहीं कर पाई कि हम डायग्राम्स भी यूज कर सकते हैं GS3 में, थोड़े अलग तरीके के डायग्राम्स। तो वो भी है कि अगर इन एरिया से फोकस करें। डायग्राम फ्लो चार्ट इसका यूज आपने किया था, मिनिमम यूज किया था? सर ये था कि मैंने कोशिश बहुत की थी, लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट में मुझे इतना आइडिया नहीं था कि डायग्राम फ्लो चार्ट बनाने का। लेकिन फिर जैसे सर आपने बोला कि डायग्राम फ्लो चार्ट से आंसर और ज्यादा एनरिच होता है, तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन मतलब जो पुराने डायग्राम थे वही मैं बना पाई। ऐसा नहीं था कि कोई यूनिक डायग्राम मैं बना के आ पाई हूँ, लेकिन ये फोकस था कि कॉपी पूरी भर के आनी है। और एक चीज जो मैंने जो शक्ति दुबे मैम की कॉपी से सीखी थी कि बिल्कुल लास्ट तक ही कॉपी को भरना है। हाँ, मैंने उनकी बहुत सारी कॉपियां देखी और ये चीज ऑब्जर्व की कि उनका हर क्वेश्चन बिल्कुल एट द एंड खत्म हो रहा था। तो मेरी कोशिश थी कि इस बार हर GS में मेरा आंसर जो है एट द एंड बिल्कुल लास्ट पे खत्म हो। सो अगर 3 घंटे में आपका पेपर अच्छे से खत्म हो जा रहा था एक्चुअल एग्जाम में? यस सर। मतलब ऐसे जैसे ज्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बहुत कंप्रोमाइज हो जाते हैं, अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए पहले से कि वो एग्जाम में एक्चुअल में टाइम में से पेपर खत्म कर पाए? हाँ, इसलिए मैं सर ये कहूंगी कि मेरी थोड़ी सी स्पीड अच्छी है लिखने की, तो उससे मैं कवर अप कर लेती हूँ। लेकिन अगर इनका नहीं हो पाता है तो सर इसका सिर्फ एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं फिर उतना हमारे माइंड को, हमारे हाथ को प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ हमें इसमें लिखना ही है। और मैंने अपने मेंस के दौरान भी कई बच्चों को देखा है कि इनके शुरू में पेपर कंप्लीट नहीं हो रहे थे, लेकिन जब अब वो बार बार लिखते हैं तो एट द एंड वहां पे पेपर पूरा हो जाता है। ओके। अगर मान लो कोई नया बच्चा है और वो मेंस का नोट्स मेकिंग करना चाहता है, कुछ टॉपिक है, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेंस की नोट्स बनाते वक्त? सर मैं कहूँगी कि नोट्स जो हम तैयारी के दौरान बनाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो जब हम शुरुआती स्टेज में होते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, तो हम लगभग सब लोग पूरे नोट्स बनाते हैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमें इसमें रिवीजन में। लेकिन जब सर हमारा फर्स्ट या सेकंड रीडिंग तक हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ तो कॉन्सेप्चुअल है, अगर इस एक शब्द को हम उठा लेंगे तो ये पूरा चीज़ हमें याद आ जाएगी। जैसे कि अगर PDS की हम वो पढ़ रहे हैं तो पहली बार जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें PDS में क्या चुनौतियाँ हैं, क्या वो सब बहुत
डिटेल में लिखेंगे। लेकिन जब मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स की बारी आती है तो हम सिर्फ वो पॉइंट्स लिखेंगे कि एक बुलेट पॉइंट में, कि अगर ये लिख देंगे तो हमें पीछे की सारी स्टोरी याद आ जाएगी कि अच्छा यहाँ से इसको लिंक करके ऐसे लिखना है। तो मैं कहूँगी कि मेंस के लिए नोट्स ऐसे होने चाहिए कि GS 1 2 3 में जो भी सिलेबस में एक की टर्म है उसके नोट्स हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि अगर इस बार नहीं पूछेगा तो वो अगली बार पूछेगा। लेकिन यूपीएससी सिलेबस पे बहुत स्टिक करता है, वो उनका सारे क्वेश्चन रिलेटेड स्टेट सिलेबस से ही होते हैं। हालांकि कभी उसमें करंट का कोई मुद्दा न्यूज में है तो उसको वो इसको ऐड कर देंगे कुछ नई चीज। तो जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है उस हर टॉपिक पे हमारे पास नोट्स होने चाहिए। हर टॉपिक में वैसे कि अगर लिखने का हम देखें कि जैसे पीडीएस सिस्टम ही है तो उसमें क्या ही पूछेगा, या एक तो हमें एक शॉर्ट इंट्रो लिखना होता है कि क्या है, उसका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ और इंटीग्रेटेड कब आया और अंत्योदय क्या है। उसके बाद सर अगर हम मेंस के बनाएंगे तो सबसे पहला यही होगा कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इसमें। तो सर उस अगर हम चैलेंजेस लिख रहे हैं तो अभी से हमें 10 पॉइंट लिख लेने चाहिए सोच के कि बाद में जरूरत ना पड़े अलग अलग जगह से ढूंढने की। 10 पॉइंट्स और हर 10 पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि हाँ इसमें इस तरह से कर सकते हैं। चैलेंजेस पूछेंगे सर। दूसरा इसमें पूछेंगे कि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है इससे रिलेटेड। हाँ तो 10 से 6 योजनाएं सरकार की जो चला रही है, राज्य सरकार के जो मॉडल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लिख लिया। और तीसरा पॉइंट इस पे पूछेंगे कि आगे क्या किया जाना चाहिए, तो उसके भी कुछ यूनिक से सॉल्यूशन जो इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिनको हम अपना सकते हैं। जैसे सर जो ब्राजील की कूपन व्यवस्था है इस तरीके से, तो उस पे भी हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेके सोचने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जो भी टॉपिक है उसका किस किस डायमेंशन में पूछा जा सकता है, पहले क्या पूछा गया है और अब क्या पूछा गया है। जैसे सर अगर पीडीएस की बात करें तो अब उसमें एआई से पूछ सकते हैं कि पीडीएस को एआई से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उस पर इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ बोला होगा तो वो हम अपने उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर चीज की डेफिनेशन और उसके लाने का कारण भी हो सकता है कि अगर हम ऐसे पीडीएस में भी कि क्यों लाया गया था, नीड क्या थी। हाँ नीड क्या थी। तो इस 3-4 डायमेंशन में लिखना सोचना है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लेने हैं सर हर। सो अगर कोई नया बच्चा है तो वो इतने सारे डायमेंशन तो मुझे लग रहा है नहीं सोच पाएगा। तो वो मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइमर अगर कोई है तो परफेक्ट नोट्स वो नहीं बना पाएगा। आपको क्या लगता है? हाँ सर ये तो है कि फर्स्ट टाइम में हमारा थोड़ा नॉलेज बेस भी कम रहता है और हम उसमें सोच भी नहीं पाते। लेकिन सर अब यही है ना कि अगर आप जैसे इसमें सर जो मैगजीन्स होती हैं और डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स जो निकालते हैं वो हमें गाइडेंस दे देते हैं कि अच्छा इस दिशा में हम सोचें तो फिर वहां से हम और पॉइंट्स लेके आ सकते हैं। जैसे मंथली मैगजीन है, अब उसने 4 से 6 डायमेंशन में छोड़ के रख दिया। अब हमारा काम बनता है कि हम इसको, क्योंकि 4 से 6 डायमेंशन हर बच्चा पढ़ के निकल जाएगा कि ये लिखना है। लेकिन अगर हमें, क्योंकि मेंस में सर एक मार्क्स की लड़ाई है तो हमको सोचना है कि अब इन 4 पॉइंट्स को मैं 6 से 8 पॉइंट्स में कैसे लेके आ सकती हूँ। तो उनमें हम मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, कौन सी नई डायमेंशंस है जो अभी तक किसी ने नहीं सोची होगी, मैं सोच सकती हूँ। और इसमें सर अब तो ये है कि चैट जीपीटी जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो हमारी मदद कर देते हैं। हम अगर हम उसको ये फीड करते हैं तो अगर हम पूछे कि इसमें और क्या नया हो सकता है तो वो कुछ सोचने में हमारी मदद जरूर कर देता है। इसमें पीवाईक्यू भी हेल्प कर सकता है मुझे लग रहा है कि अगर किसी बच्चे को समझना हो किस टॉपिक में क्या क्या डायमेंशन कवर करने हैं। हाँ एक बार वो पीवाईक्यू को भी देख सकता है। हाँ सर मैं ये एंगल भूल गई कि पीवाईक्यू का भी हम रोल ले सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि इस टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको हम और बेहतर तरीके से तैयार करें। और कई बार तो सर ऐसा हुआ है कि मेंस में ये क्वेश्चन इस बार पूछा है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके दोबारा से पूछ लिया गया है। जैसे सर जो मिलेट्स है उस पर 2 बार क्वेश्चन पूछा, और अगर हम एक बार उसका हेल्थ बेनिफिट पूछा हुआ है तो एक बार उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछी हुई है, तो वो हमें दिखाता है कि जब भी हम मिलेट्स का टॉपिक तैयार करें तो उसमें हम अपना ज्योग्राफिकल एंगल भी लें कि इस तरीके से होता है, उसका फिर फूड हैबिट्स में क्या है, उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या है। तो वो पीवाईक्यू बताता है कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। सो GS1 में आपके रैंक 1 से भी ज्यादा मार्क्स हैं। GS1 में आपका क्या अप्रोच रहा? GS1 में सर GS1 भी और GS3 ऐसे जो वो है पेपर जिनमें कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड से और स्कोप से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे GS1 में भी हिस्ट्री है और सोसाइटी है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है। तो सर GS1 में इस बार जो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी रही थी कि मैंने इस बार भी पॉइंट्स में लिखने का कोशिश किया था GS1 में। इससे पहले मैं GS1 में ऑप्शनल जैसे आंसर्स लिख रही थी, कॉन्सेप्चुअल कि उसको एक्सप्लेन करना है, पैराग्राफ में करना है। लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने सारे उसमें पॉइंट्स वाइज लिखने की कोशिश की थी। और GS1 के टॉपिक को सर मैंने कोशिश की थी कि मैं GS3 से उसको कैसे लिंक कर पाऊं। जैसे सर जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसको मैंने बहुत हद तक उस पैटर्न में लिखने की कोशिश की थी जो GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ और सर इसमें डायग्राम्स का मैंने इस बार यूज किया था। और जैसे कि जो चंदेल स्थापत्य कला पे आया था तो मैं सोची कि जो मंदिर अगर मैं डिजाइन दिखा सकूं तो वो उसकी मैंने कोशिश की थी बनाने की।
और सर शॉर्ट नोट्स तो इसके भी मैंने सो तैयार किए। डायग्राम वगैरह जैसे बनाने होते हैं एक्चुअल एग्जाम में, तो उसके लिए आप पहले से बहुत सारा प्रैक्टिस करके जाते होगे कि वहाँ पे 1 मिनट के अंदर या कुछ ऐसा बना पाए हम? हाँ सर, जब हम एग्जाम अगर हम सोच के चलें कि हम यहाँ सिर्फ पढ़ लें चीज़ों को और कोई प्रैक्टिस ना करें, तो वहाँ वो चीज़ें पेपर में नहीं आ पाती हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, वहाँ सिर्फ वही लिखा था जो हमने पहले प्रैक्टिस की होती है। तो आप डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, जितना टेस्ट में लिखेंगे वो वही कॉपी हमारी वहाँ रेप्लिकेट होती है। सर मुझे याद है कि जब मैंने GS2 का लास्ट कॉपी लिखी थी, तो उस कॉपी को आप सर चेक कर रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि प्राची ऐसे लिख के आओगी तो तुम्हें 120 मार्क्स मिलेंगे GS2 में। तो सर उस एग्जाम के दिन मैं पढ़ नहीं रही थी, मेरे दिमाग में वो कॉपी और वो बात ही चल रही थी कि सर ने बोला था कि GS2 में ऐसे लिखेगी। तो सर वो GS1 के बाद जो GS2 का जो इंटरवल होता है, जो गैप मिलता है, उसमें सर मैं नोट्स रिवाइज नहीं करी थी, मैं बस वो कॉपी देख रही थी और मेरे मन में ये दिमाग में चल रहा था कि सर ने बोला था कि अगर ऐसे लिख के आएगी तो 122 120 मार्क्स मिलेंगे। तो फिर मैंने सर एक्चुअली पेन भी चेंज कर दिया, फिर जो उस दिन उसमें जो लिखा हुआ था उसी पेन से मैंने लिखा। फिर लेकिन जब मैं निकल के आई तो मैं बड़ी खुश थी कि मेरा GS2 बहुत अच्छा लिखा। लेकिन फिर मैंने आसपास बात की तो सब बोले कि GS2 का पेपर टफ आया। तो लेकिन फिर सर वो था कि ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें लिखा था, तो वो यही था सर, जो टेस्ट में लिखा वही मैं वहां रेप्लिकेट करके आगे सेम टू सेम। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सर, वो फिर चीजें हमारे ना हाथ में आ जाती हैं कि अच्छा ये आया है तो इसमें यही लिखना है। और सर मेंस में ऐसा होता है सर कि अगर हम कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसे सर हमने लास्ट में जो GS3 में PLI का क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो एज इट इज GS3 में PLI पूछ लिया था। सेमीकंडक्टर मिशन पे भी हमारी बात हुई थी, तो वो भी पूछ लिया था। तो अगर इन टॉपिक की हम प्रैक्टिस बार बार कर लें तो फिर सर बेहतर हो जाता है एक्चुअल एग्जाम में। क्वेश्चन में जो अगर कोई क्वेश्चन है उसको समझना कैसे, आप क्वेश्चन को डिकोड करते थे? हाँ सर, ये सबसे मेन था, क्योंकि जो मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट मेंस थे और इसमें अटेम्प्ट में सर जो गलती मैं कर रही थी वो यही थी कि मैं क्वेश्चन की डिमांड को या तो समझ नहीं पा रही थी, और अगर समझ भी पा रही थी उसको बहुत अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो सर इसमें यही किया था, जैसा आपने बताया था कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको हेडिंग में आना चाहिए, वो एक्चुअल दिखनी चाहिए। तो मेरा यही था सर कि अगर जो मेन टॉपिक पूछा गया है, जैसे कि भूकंप का क्वेश्चन है, तो उसमें मैं एक इंट्रो लिखूंगी और फिर मैं जैसा उसमें पूछा है कि भूकंप के क्या कारण है, तो मेरी हेडिंग वही होनी चाहिए कि भूकंप के क्या कारण है, और अगर दूसरा पार्ट ये है कि उसका प्रभाव क्या है, तो वही मैं लिखने की कोशिश करती थी कि जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है वही मेरी हेडिंग हो, जिससे अगर कि एग्जामिनर जल्दी जल्दी चेक करके भी कॉपी जा रहा है तो उसको ये तो हो कि हाँ बच्चे को पता है कि क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग उसने लिखा है। और यही गलती मुझे लग रहा है बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स 700 या 700 से कम रह जाता है। हाँ सर, ये होता है कि हम ये नहीं लिखते क्या पूछा गया है, हम ये लिखते हमें क्या आ रहा है। सर ये मैं बहुत ज्यादा करती थी, मुझे इससे मतलब नहीं होता था पहले कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। अगर मैंने ये टॉपिक पे ये चीज पढ़ी है तो फिर मैं वो लिख के ही आऊंगी चाहे कुछ हो जाए। लेकिन इस बार मैंने सुधारा कि मैं वही लिखूंगी जो पूछा है, और जो पूछा है उसी से रिलेटेड पॉइंट जनरेट करने की कोशिश करूंगी। और कुछ अगर एक्स्ट्रा नॉलेज भी है तो उस हेडिंग के अंदर ही डाल दें। हाँ सर, उस हेडिंग के अंदर डिमांड ही मीट हो रहा है। हो सकता है आप उसमें शुरू में 3-4 पॉइंट्स ऐसे लिखिए जो उसके कोर डिमांड से मैच हो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन फिर अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि 4 के बाद आपको नई पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो वहां काम आता है कि आप 6वां 7वां पॉइंट्स बना के उसके लिखें। भले ही वो नॉलेज अच्छा है, लेकिन अगर वो लिंक नहीं हो रहा है तो आप उससे शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन उसके जो लास्ट के पॉइंट्स होते हैं तो वहां आप उसको यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाने के लिए। बिल्कुल। सो अगर हम लोग समझना चाहें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपका अप्रोच कैसा रहता था? इंट्रोडक्शन में सर मेरा जो होता था, जैसे कि अगर जो आदित्य सिंह हैं उन्होंने भी बताया है, वही स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करती थी कि अगर आप GS1 में इंट्रो लिख रहे हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो उसको आप बैकग्राउंड से लिंक करके लिखिए। अगर आप GS2 में इंट्रो की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर उसको आप जजमेंट से जरूर डालने की कोशिश कीजिए। सर जैसे कि जो इस बार भी क्वेश्चन था जनप्रतिनिधित्व नियम, तो उसमें मैंने सर शुरुआत ही की थी कि लोक प्रहरी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कहा। अधिकरण पे क्वेश्चन था, तो वहां पे रोजर मैथ्यू या फिर मद्रास बार एसोसिएशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके साथ शुरुआत करेंगे। और अगर GS3 में है तो एग्जैक्टली कि जो अगर इकोनॉमी के क्वेश्चंस है तो उसमें डेटा जरूर होना चाहिए कि हम उसके डेटा से शुरुआत कर पाए। और GS4 में सर था कि ना केवल जो क्वेश्चंस जो है उसमें सर जो कोटेशन से शुरुआत करने की कोशिश भी मैंने की थी कि अलग अलग जो भी दार्शनिक है उनने कोई भी वाक्य बोला है, और जैसे समानुभूति का टॉपिक है तो उस पर अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने बोला है तो हम डेफिनेशन की बजाय उन्होंने जो कोड बोला है उससे
उससे शुरुआत कर सकते हैं। तो वो एक नया अप्रोच है लिखने का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने बच्चे लिख के आ रहे हैं, उनमें से 90% शुरुआत इसी से करेंगे कि समानुभूति क्या होती है। और अगर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, वो जानना ही नहीं चाह रहे, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि समानुभूति की व्याख्या कीजिए, तब तो बनता है कि हमें फिर उसकी व्याख्या डेफिनेशन के साथ करनी है। लेकिन अगर उनका ऐसा क्वेश्चन है कि समानुभूति का किस तरह से यूज में आती है, तो फिर अगर डेफिनेशन से शुरू ना करके भी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से सर अलग अलग पेपर में अलग अलग अप्रोच। अभी आपने आदित्य का नाम लिया, सो आदित्य का एक कहना था कि उनके जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो उनके जो सीनियर्स थे बोलते थे यूपीएससी, हिंदी मीडियम वालों को यूपीएससी लाठी से मारकर भगाती है। तो क्या आप इससे एग्री हैं? मतलब बहुत लोग के अंदर ये फियर होगा। नहीं सर, मैं इस बात से तो एग्री नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम से इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हम देखते आ रहे हैं, इस बार भी अगर हम देखें तो जो टॉप 10 रैंक आई है वो हिंदी मीडियम से है, और इससे पहले भी सर बहुत बहुत अच्छी रैंक्स तक हिंदी मीडियम का रिजल्ट गया है। वो तो सर कुछ सीसेट में हम देखते हैं कि रुक जाती हैं चीज़ें या फिर उतना कवर नहीं कर पाते, तो उस वजह से, और कुछ मेंस में सही डायरेक्शन ना होने की वजह से भी होता है सर। सो मेन चीज मुझे लग रहा है कि सीसेट का एक बड़ा फियर है हिंदी मीडियम में, दूसरा जीएस मेंस वाले जो मार्क्स हैं, हाँ सर, वो क्योंकि बहुत प्रैक्टिस नहीं करके आते हैं। हालांकि वो एसे और ऑप्शनल में तो मुझे हर टाइप के स्कोर दिखे हैं। कई बच्चों का मैंने देखा एसे में इंग्लिश मीडियम वालों से अच्छे मार्क्स हैं। हाँ, तो मेन वो जो गैप दिखता है जीएस में ही दिख रहा है। हाँ, और सर फिर मैं तीसरे इस पे बात करना चाहूँगी, इंटरव्यू भी सर एक बहुत गेम चेंजिंग रोल हो जाता है। और अगर आप वैसे हिंदी माध्यम से आते हैं तो ज्यादातर जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं। तो इंटरव्यू में हालांकि बोर्ड बहुत कोशिश करता है कि वो न्यूट्रल रहे, लेकिन कभी कभी हमारी ही ऐसी चीजें या फिर बोलने का तरीका हो या फिर वो हो, तो वो दिख जाता है। तो मुझे लगता है कि सर जब मेंस हो जाता है और इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला होता है, उसमें 2 से 3 महीने का गैप रहता है। अगर उस वक्त मेंस के बाद इंटरव्यू की प्रैक्टिस अच्छी की जाए तो सर इंटरव्यू में भी हिंदी माध्यम और बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। तो इस जरूरी नहीं है कि उसी 2-3 महीने में, मुझे लग रहा है कि आप जब तैयारी में आए हो थोड़ा बहुत अपने आप पे, पर्सनालिटी पे थोड़ा ध्यान शुरू से देना ही सर काम करना। लेकिन सर क्या होता है कि ये कहते भले ही हैं लेकिन ये हो नहीं पाता, क्योंकि प्रीलिम्स का पहले इतना वो फियर रहता है, फिर उसके बाद मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के बीच 3 महीने का टाइम है, तो ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन मेंस के बाद का जो टाइम होता है सर वो गोल्डन टाइम होता है। तो उस वक्त अगर हम कोशिश करें कि अगर इंटरव्यू अगर होता है हमारा मेंस क्लियर, तो वहां पे हम बहुत सुधार कर सकते हैं। ओके, सो मेंस पे हम लोग फिर से आते हैं एथिक्स पेपर पे। एथिक्स में जो कोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफी बच्चे अच्छे से उसको समझ नहीं पाते और कई बार उसको अच्छे से लिख भी नहीं पाते। तो कोर्ट वाले क्वेश्चन को आप कैसे एड्रेस करते थे? सर शुरुआत में एथिक्स में अगर मैं बताऊं सर, 2024 में मेरे 84 मार्क्स थे और इस बार 119 मार्क्स थे। तो उसमें सर जो गैप मेरा रह जा रहा था, मैंने शुरू के आंसर्स की कॉपी भी आपको दिखाई थी, तो उसमें जो थे मतलब कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे वो तो मैं सही लिख पा रही थी, लेकिन आपने भी कहा था कि तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कोटेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फिर मैंने सर पहली बात तो जो आपने कहा था वो किया कि जो भी पुराने क्वेश्चन थे 10-12 साल के कोटेशन, मैंने सारी कोटेशन ब्रेक किया। फिर आपने कहा था कि इसको लिखो मत, लेकिन इसको स्ट्रक्चरिंग करके बताओ कि इसको कैसे कैसे इसमें लिख सकते हैं, इसको कैसे कितने डायमेंशन से तोड़ सकते हैं। तो सर इस बार फिर मैंने कोटेशन वाले क्वेश्चन में यही काम किया था कि कोटेशन की पहले डिमांड क्या है, किससे रिलेटेड है, फिर उसको अलग अलग उसमें तोड़ सकते हैं। या तो सर ऐसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमी इस तरह से तोड़ सकते हैं, या फिर इस तरह से तोड़ सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, समुदाय के स्तर पर इसका क्या महत्व है, राष्ट्र के स्तर पर क्या महत्व है, विश्व के स्तर पर क्या महत्व है। तो फिर वो कोटेशन का आंसर भी ना सर जो एथिक्स के दूसरे क्वेश्चन है वैसा बन जाता है कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उसमें लिखने के लिए वैसे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन अगर सिर्फ हम उसको एक्सप्लेन करने में ही पूरा टाइम निकाल दें कि अच्छा ये ऐसा है, ये समानुभूति से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो सर वहाँ मार्क्स कम आने की संभावना है। लेकिन अगर उसको कोटेशन को भी हम मल्टी डायमेंशन बना ले तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। ठीक है। अगर केस स्टडी में कई बच्चों के नंबर कम आते हैं, मतलब जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है कई बार उसमें ठीक ठाक कर लेते हैं, बट केस स्टडी में वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो केस स्टडी में अच्छे मार्क्स लेने के लिए कुछ चीजें क्या जरूरी हैं? सर केस स्टडी में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो 2-3 चीजें इस बार मैंने बेहतर पहले के उससे इम्प्रूव की थी। सर पहला था कि जो इंट्रोडक्शन है वो इस बार मैंने कोशिश की थी कि जो जैसे केस स्टडी किसी मुद्दे से रिलेटेड होती है और ये भी जरूर होता है कि वो मुद्दा न्यूज में 1-2 साल में रहा ही होगा। तो ये था कि अगर कोई मुद्दा आया है तो उसको करंट में वो क्यों न्यूज में था उससे उसकी शुरुआत कर देंगे। जैसे सर एक अभी वो पहली केस स्टडी थी कि आपकी माँ बीमार है और आपको जाना है, आप क्या करेंगे, आप ड्यूटी पे हैं,
डिजास्टर आई हुई है। तो सर ये सीधी सीधी जो केस स्टडी है वो यूपी के जो सीएम है उनसे लिंक हो रही थी, क्योंकि कोविड के दौरान उनकी माता जी का देहांत हो गया था और वो उसमें नहीं जा पाए थे। तो फिर सर वहीं से इसकी शुरुआत मैंने की थी कि अच्छा अभी रिसेंटली हमने देखा कि लॉकडाउन में प्रदेश के एक मुख्यमंत्री, हम तो सिविल सेवक के समक्ष भी ऐसी चुनौतियां होती हैं, तो सर मैंने कोशिश की थी कि रियल एग्जाम्पल के साथ उसकी शुरुआत करने की कोशिश। और दूसरा मैंने शुरू की थी जो और क्वेश्चंस होते हैं उनमें सर मैंने इस बार उसको GS 1, 2, 3 के टॉपिक से लिंक करने की कोशिश की थी चीज़ों को। जैसे अगर वो हमारे उस पर पूछते हैं कि आप ऐसे DM है तो आप क्या सुधार करेंगे, तो सर मैंने अब ये सोचा था कि जैसे भी मैं सुधार की वो आऊँगी तो मैं इंडिविजुअल नहीं रहूँगी कि मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी, मैं उसको इस तरह से डायमेंशन में सोचने की कोशिश करूंगी कि अगर ऐसे कि डायरेक्ट ट्रैफिकिंग का मुद्दा है तो ज्योग्राफी से इसको कैसे लिंक करेंगे कि ये गोल्डन ट्रायंगल के बगल वाला क्षेत्र है या नहीं। GS 2 का है तो सिविल सोसाइटी और उनसे हम इसको कैसे लिंक कर लेंगे। GS 1 में ही अगर सोसाइटी वाला पोर्शन है तो सोसाइटी को कैसे लेके चलेंगे हम इसमें साथ में। GS 3 में है तो अब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्तर पर क्या मैं इनोवेशन ला सकती हूँ। और फिर GS 4 से तो फिर हमें सर मैक्सिमम पॉइंट लिखने ही है कि अच्छा उसमें हम कार्य कारण सिद्धांत का है या जो मीन्स और उस एंड की थ्योरी है उसको तो जोड़ना ही है, लेकिन इसको अब मैं GS 1, 2, 3 से भी लिंक करने की कोशिश कर रही थी। तो इससे ये फायदा हुआ था कि एक तो मेरा आंसर मल्टी डायमेंशन हो गया था सर कि मैंने बहुत सी चीजें बच्चा कवर कर रहा है, सिर्फ एथिक्स को नहीं इससे लिंक कर रहा है, वो बहुत और भी चीजें लिख रहा है। और दूसरा सर नंबर ऑफ पॉइंट्स भी बढ़ गए थे हर टॉपिक में, तो सर ये मैंने इस बार डिफरेंट किया था। सो ये चीज है कि अगर कोई केस स्टडी लिख रहा है तो उसको GS का नॉलेज थोड़ा सा यूज करना चाहिए। खासकर मुझे लग रहा है पॉलिटी का यूज हो सकता है, गवर्नेंस का यूज हो सकता है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, डिजास्टर, हर सब्जेक्ट का यूज हो सकता है। और इस बार तो सर जिस तरह से अप्लाइड पेपर भी आया था तो वो पेपर की भी डिमांड ऐसे ही लग रही थी क्वेश्चंस में, तो थे कि उसमें आप और जो सब्जेक्ट है उनका नॉलेज लिखें। और जब आप केस स्टडी में भी यही यूज कर रहे थे तो ऑब्वियसली सर एग्जामिनर पे एक अलग इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी तक ये चीजें कम ही बच्चे सोच पा रहे हैं, विशेषतः हिंदी मीडियम में, कि अच्छा इस टॉपिक को ऐसे लिंक कर सकते हैं, इसको इस तरह से। तो वो इस बार फायदा दिया सर एथिक्स। तो एथिक्स में जो की टर्म्स होते हैं उसको आप कितना यूज कर पाती थी? सर ये था कि कंक्लूजन में वो की टर्म डालनी ही है। इंट्रो में आप शुरू कर सकते हैं या तो उसकी डेफिनेशन के साथ या फिर जो कोट है उसके साथ शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आप कंक्लूजन लिखते हैं तो दो चीजें सीख ली थी इस बार, या तो जो सत्यनिष्ठा हो गई, ईमानदारी हो गई, समानुभूति हो गई, ये डाल के आने हैं। और नहीं तो सर ये कि जो दार्शनिकों ने जो सिद्धांत दिए हो, चाहे वो उपयोगितावाद का हो, चाहे वो कांत का कर्तव्यवाद हो, तो इन चीजों को जो चाहे रॉल्स का न्याय का हो तो उसको लिंक करना ही है। और सर इस बार मैंने एक चीज और जो सीखी थी कंक्लूजन में, जजमेंट के साथ एंड करने की चीज। अब जैसे अगर सत्यनिष्ठा का मैं कोई क्वेश्चन लिख रही हूँ तो उसमें सत्यनिष्ठा पे जो जजमेंट सरकार ने दिए हुए हैं, जैसे एक मनोज नारायण वाद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल सेवक को सत्यनिष्ठ से केवल लोक जीवन में नहीं व्यक्तिगत जीवन में भी होना चाहिए, या फिर वो जनता के विश्वास के आधार पर पद धारण करता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हो। और जैसे स्वप्निल त्रिपाठी जो मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो ये पारदर्शिता का कितना बड़ा उदाहरण है। तो इसके साथ मैं जजमेंट के साथ कंक्लूड करने की कोशिश करती थी आंसर्स। ओके, सो मतलब आप कई सारे इसमें इनोवेशन लाने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरीके से जैसे होता है एथिक्स में, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप कितना इनोवेटिव एग्जाम्पल यूज करते थे या रिपीटेड एग्जाम्पल यूज करते थे? सर इस बार भी मैंने ये किया था कि पहले मैं मेरे जो एग्जाम्पल देने की वो थी वो या तो सिविल सर्वेंट तक सीमित थी, या जो अभी जो न्यूज में जो व्यक्ति हैं वो अच्छा कर रहे हैं उनसे रिलेटेड देने की। लेकिन इस बार मैंने सर जो पर्सनल एग्जाम्पल है और जो डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है उनको देने की कोशिश भी की है। और इसमें सर जो आदित्य सिंह है उन्होंने काफी मदद भी की क्योंकि मैंने उनकी कॉपीज देखी थी। उन्हें पहले भी 126 मार्क्स थे, इस बार भी 126 मार्क्स है। हाँ, तो हम लोगों का जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहां से ये चीज सीखी कि अब हम जो एग्जाम्पल है उसको मल्टी डायमेंशन बनाएंगे। हम सिर्फ सिविल सर्वेंट से या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं उनको छोड़ने, उनके अलावा जो व्यक्तिगत स्तर पे हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, और जो GS में भी हम एग्जाम्पल यूज करते हैं कहीं कहीं जगह, जैसे कि सर गवर्नमेंट स्कीम का यूज, अगर हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम जरूर से वहाँ प्रगति प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी तक हम सिर्फ GS 3 या GS 2 तक इसको सीमित कर रहे थे, लेकिन उसको भी एथिक्स में यूज कर लिया जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स का, इंडिविजुअल्स लोगों का, डेली लाइफ का, पॉलिटिकल लीडर, सिविल सर्वेंट, सर इस तरह से अलग अलग डायमेंशन से एग्जाम्पल को कोट करने की कोशिश की सर इसमें। ओके, अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट में है अपने, सो उसको अगर मेंस के लिए क्या 4-5 टिप्स बताइए?
मेंस के लिए सर पहली टिप्स तो ये होगी कि मेंस में जो GS 1 2 3 4 है उसका सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और जैसे ही सिलेबस उसमें जो एक एक की टर्म है उसके पास सर एक पेज का या 2 पेज का शॉर्ट नोट्स हमारे पास होना चाहिए। उसमें भी सर हमने से पहले बात की कि हेडिंग और उसके अंदर 10 पॉइंट्स, क्योंकि एक क्वेश्चन को वो 3 से 4 डायमेंशंस में ही सोच सकता है या पूछ सकता है। तो जो डायमेंशन पहले पूछी गई हैं उनको PYQ से कवर करना है, और जो पूछा जा सकता है जो करंट में न्यूज़ में है तो उसको हमें उसमें ऐड करना चाहिए। और अब तो मैं सर ये कहूँगी कि जैसे AI आ गया है तो हमें GS 1 2 3 4 हर पेपर में AI का लिंक करना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी हो तो उस पर AI और का क्या प्रभाव पड़ रहा है, GS 3 में क्या है, तो एक नया एंगल तो हमें AI को ऐड करना चाहिए सर। या फिर टेक्नोलॉजी। हाँ, और सर तीसरा जो है कि जो क्वेश्चंस की डिमांड है उसको बेहतर तरीके से समझना चाहिए। भले ही मैं कहूँगी कि 1 मिनट अगर आपको लग जाता है तो भी आप 6 मिनट में आंसर लिख लेंगे सर, अगर आपकी प्रैक्टिस है, स्पीड ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो आप कितना भी उसमें लिख लाएं, कितना भी अच्छा डेटा डाल दें, वो आपको नंबर नहीं देगा। तो अगर 1 मिनट क्वेश्चन की डिमांड को समझने में लगता है तो उस पर फोकस करना चाहिए। और जो है अपना आंसर बैलेंस होना चाहिए। अगर ऐसे कि कोई क्वेश्चन है जिसका हमें एक पार्ट आ रहा है और दूसरा पार्ट नहीं आ रहा है, तो अगर हम एक पार्ट को ज्यादा खींच ले, भले ही कितना खींचे, हमें उतना मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही दोनों पार्ट्स में है। तो उसमें भी जनरल ही सही लेकिन बराबर बैलेंस आंसर दिखना चाहिए, उस पर मैं कोशिश करूंगी। और तीसरा सर इंट्रो और कंक्लूजन पे हमें इनोवेशन की जरूरत है। जैसे इंट्रो पर हमारी बात हुई तो कंक्लूजन पे हमेशा एक वे फॉरवर्ड 2-3 चीजें होनी चाहिए। या तो आप उसको SDG से लिंक कर दीजिए या फिर गवर्नमेंट की उसकी स्कीम से लिंक कर दीजिए कि ये स्कीम चल रही है, इससे और हम बेहतर कर सकते हैं। या फिर जो पीछे कोई कमेटी सरकार ने बनाई है इससे रिलेटेड तो उसके सजेशन के साथ हम लिंक कर सकते हैं, तो उससे कंक्लूजन भी बेहतर हो जाता है। और सर लास्ट जो टिप होगी वो होगी सर प्रैक्टिस की, क्योंकि वहां सिर्फ जितना आप जो प्रैक्टिस करके यहाँ गए हैं वहाँ वही आप डिलीवर कर सकते हैं। आप सोचें कि आप बहुत सारा पढ़ लेंगे और फिर वहां पे आके आप एकदम सब लिख देंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना कम टाइम होता है, प्रेशर होता है पेपर, और उसमें भी कुछ क्वेश्चन सर ऐसे मिल ही जाते हैं जो हमने पहले टच किए ही नहीं होते हैं, कुछ अलग ही तरीके से होते हैं। तो उसके लिए तैयार जो हमें करती है वो बहुत सारी प्रैक्टिस करती है मेंस के लिए। ओके, सो आपके हिसाब से वैल्यू एडिशन क्या है? क्या जो बच्चा एकदम स्टार्टिंग में नोट्स बना रहा है उसको रिसोर्स लिमिटेड करके बनाने चाहिए, क्या 2-4 सोर्सेज पढ़ के फिर वैल्यू एडिशन शुरुआत से ही करनी चाहिए? सर शुरुआत में तो वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि नए नए बच्चों को समझ भी नहीं आता कि शॉर्ट नोट्स होते कैसे हैं या कैसे बनाया जाता है। प्रीलिम्स के लिए सर कहूँगी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमें रखना चाहिए, लेकिन उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए। लेकिन मेंस में सर ये है कि आपको इनोवेटिव बनाना है कि हर आप जो कॉपी है सामने वाले से बेहतर होनी चाहिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए। इसलिए सर यहाँ थोड़े रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत होती है मेंस के लिए, क्योंकि एक अगर आप किसी एक सोर्स को फॉलो करते हैं तो हो सकता है सर उसका उतना व्यापक रूप से वो डायमेंशंस कवर ना कर पाए। इसलिए आप अगर 2-3 वेबसाइट, 2-3 कोचिंग मटेरियल, मैगजीन्स को फॉलो करते हैं, लेकिन सर ये है कि उन सब के जो आप पढ़ते हैं उनको एक जगह आप वो कर लीजिए कि जो मुझे लिखना है वो यही लिखना है। जैसे मैं अगर नोट्स बनाऊंगी तो चाहे मैंने फिर वो किसी भी कोचिंग वेबसाइट से पढ़ा हो, किसी ऑनलाइन मटेरियल पढ़ा हो, या फिर जो मैंने टेस्ट लिखे हैं वहां से कोई नई चीज मुझे नया पॉइंट मिला हो, मैं उसको ऐड वहीं करूंगी। क्योंकि फिर इससे ये होता है कि सर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब पढ़ना है अलग अलग सोर्सेज से, लेकिन कंपाइल करते जाना है मेंस के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए सोर्स लिमिटेड रखने हैं, उनका मल्टीपल रिवीजन हमें करना है। ओके। सो हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। कल जैसे एक मेरे पास स्टूडेंट आई, उसने बोला कि घर वालों ने उसको 2 साल का टारगेट दिया है, उसमें या तो निकाले या फिर घर वाले उसकी शादी करा देंगे। तो ऐसे में महिलाओं को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस पूरे प्रोसेस में? सर मैं खुद ही महिला हूँ और मैं तो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहले तो सर जो पैट्रियार्की है, हम कहते भले ही हैं, अगर हम मतलब कि कहते हैं ना कि भारत गांव में बसता है, कि आप उन जो मेट्रो सिटीज में जो लड़कियां रह रही हैं जिनको इतनी आज़ादी मिली हुई है उनको हम इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं मान सकते हैं। गाँव में इतनी सारी लड़कियां हैं, ढेर सारी, वो है कि दिखाता है कि अभी भी पैट्रियार्की बनी हुई है। अगर एक लड़की को पढ़ना है तो अगर आप एक लड़के हैं तो आपको ये आज़ादी फ्री में मिल जाएगी कि अच्छा आप बाहर जा सकते हैं पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लड़की हैं तो पहली बात तो आपको भेजा नहीं जाएगा, और अगर भेजा भी जाएगा तो पहले आपको प्रूव करना होगा कि आप समझदार हैं, आप होशियार हैं, आप पढ़ने में अच्छे मार्क्स लेके आ रही हैं। तो वो एक चैलेंज रहता ही है। और सर ये सिर्फ सोशल हम
इशू नहीं मान सकते कि मम्मी पापा इस वजह से, कभी कभी सिक्योरिटी का भी इशू रहता है, बच्चियों को बाहर भेजने में माँ बाप डरते हैं, वो एक चैलेंज रहता है। और तीसरा सर इंटरनेट का, न केवल मैंने खुद अनुभव किया कि लड़कियों में इंटरनेट के बारे में जानकारी या ऑनलाइन जो रिसोर्सेस आ गए हैं उनके बारे में कम जानकारी रहती है। सर जैसे अभी मैं गाँव पे हूँ और अभी जब भी मैं अपने गाँव पे रहती हूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे मिलने आती हैं, अच्छा दीदी ऐसी ऐसी बात है, अच्छा ऐसा भी एग्जाम होता है, मुझे अब पता चला जब आपका निकल गया। तो सर वो एक तो सर कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज्यादा है, और दूसरा है कि लड़कियों की पढ़ाई पे भी ध्यान उतना नहीं दिया जाता शुरू से, तो उनका बेस जो होता है वो कमजोर हो जाता है शुरू से ही। अगर 3-4 लड़कियां हैं और बाद में लड़का हुआ तो ये सोचा जाता है कि बच्चे की पढ़ाई पे पैसा लगा देते हैं, क्योंकि इसको कमाना है, घर चलाना है, लड़की पढ़ा के भी क्या कर लेंगे, क्योंकि वो तो अगर पढ़ा भी देंगे नौकरी लग भी जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, तो उन लोगों के काम आएगा, हमारा तो वैसे भी इस पे काम नहीं आने वाला है। तो वो सारी सर दिक्कतें रहती हैं। ओके, सो आपको अगर मैसेज देना हो खासकर उन लड़कियों को जो इस तरीके से दबाव या फिर चैलेंज फेस कर रही हैं, और उनके पेरेंट्स के लिए भी कुछ अगर आपको सजेशन देना हो, तो क्या सजेशन रहेगा? सर लड़कियों से ज़्यादा मैं सर पेरेंट्स को सजेशन देना चाहूँ, क्योंकि सर कोई भी एग्ज़ाम हो, ना सिर्फ यूपीएससी या फिर जिस भी एग्ज़ाम की लड़की तैयार, स्पेशली लड़कियाँ तैयारी करती हैं, तो क्या रहता है सर कि अगर एक बार फेलियर हो जाता है ना, और फिर और आपके पास फैमिली का सपोर्ट ना हो, तो वो डबल बर्डन बन जाता है कि अब जैसे सर मेरा भी ये चौथा अटेम्प्ट है, पिछले 3 अटेम्प्ट्स में सर मेरा नहीं हो रहा था, तो एक फैमिली का सपोर्ट था कि अगर मैं मेरे मम्मी पापा, नाना नानी, मामा दादा सब मतलब इतने सपोर्टिव थे कि अगर अच्छा नहीं हो रहा है एक बार, दोबारा मेहनत करो। तो वो एक जरूरी है कि अगर बच्चे को अगर शुरुआती फेज में असफलता मिलती है तो आपको उस पे से हिम्मत बनाए रखनी है कि अच्छा तुम कर सकती हो। तो ये है। दूसरा सर कि लड़कियों को कम ना समझे लड़कों की तुलना में, मैं तो सोचती हूँ सर ज्यादा ही समझे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लड़कियां कर सकती है वो लड़के भी उतनी मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन उतना डेडिकेशन के साथ लिमिटेड टाइम में रिसोर्सेज को मैनेज करना, मैं खुद देखती हूँ अपनी मम्मी को कि किस तरह से वो इतने सारे काम को एक साथ मैनेज कर लेती हैं। तो वो चीज है कि आप लड़कियों को लड़कों के बराबर ही समझें, उनको बराबर रिसोर्सेज दें, उनकी पढ़ाई में बराबर इन्वेस्टमेंट करें, और अगर वो असफल होती हैं कुछ उस पे पैमानों पर, तो उनमें कॉन्फिडेंट बनाए रखें कि वो कर सकती हैं। और फिर लड़कियों को भी यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका 100% यूज करें। सर मैं यहाँ भी जब आई थी तो देखती हूँ कि कई ऐसे लोग, लड़कियां भी मुझे मिली जो रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रही हैं बल्कि उसको वेस्ट कर रही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ना सिर्फ हमें खुद के लिए करना चाहिए बल्कि उन लड़कियों के लिए करना चाहिए जो हमारी जैसी सुविधाएं जिनको नहीं मिल पा रही हूँ। जैसे अब मैं अपने गांव से निकली हूँ तो कई लोगों के मम्मी पापा, लड़कियों के मन में भी ये लगा कि अच्छा ये दीदी कर सकती हैं हमारे बीच से, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो न केवल हमें अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, बल्कि पूरी जो महिला कम्युनिटी है उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर मैं बेहतर कर सकती हूँ तो कल को और मेरी जैसी निकल के आएंगी। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी। सो इस एग्जाम में कई बार हमको सेटबैक्स देखने पड़ते हैं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो उस सेटबैक को ओवरकम कैसे करना चाहिए? सर इसके लिए जो है ना, मैं कहूंगी कि इंडिविजुअल्स वो होती है कि आपका बाय कितना स्ट्रांग है, किस लिए आपको। सर कई लोग होते हैं जिसको पैसे के लिए या पब्लिसिटी के लिए आना होता है, तो वो अगर आप 1-2 बार सफलता आपको नहीं मिलती है तो फिर वो कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आपका वाई स्ट्रांग होता है ना, जैसे सर मेरा वाई स्ट्रांग था कि मुझे अपने सिर्फ घर के लिए नहीं करना, मुझे उस हर लड़की के लिए करना है कि जो मैं एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि नहीं यहाँ से बैठ के भी हो सकता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। तो वो एक वाई हमेशा स्ट्रांग था। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो मेरे दोस्त जो कुछ क्लोज फ्रेंड भी हैं तो वो ये बोलते थे कि तू सिर्फ अकेली नहीं है, अगर आज तू हार के आ जाएगी तो ये सोच कि हमारे गांव की कितनी लड़कियां हैं, उनका जो सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, उनके लिए भी करना है कि अगर फिर ये सोचेंगे अच्छा इतनी पढ़ने वाली थी, अगर इनका नहीं हुआ तो फिर हमारा कैसे ही होगा। तो वो था सर कि आपका जितना वाई स्ट्रांग होगा उतना सर फिर जितनी भी असफलताएं हैं आप उनको सर सह जाएंगे। ओके, सो प्राची, करंट अफेयर आप कैसे कवर करती थी? सर करंट अफेयर के लिए ये रहा कि शुरुआत में जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी तो मेरा उतना बेस ठीक नहीं था, तो मैंने सर उस टाइम पे न्यूज़पेपर फॉलो करना शुरू किया। तो मैं सर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसमें भी कुछ शब्द समझ नहीं आते थे, तो लेकिन फिर सर जैसे जैसे उसको पढ़ती गई तो मेरा बेस मजबूत हो गया। सर फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट मैंने डेली न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ दिए, लेकिन उसके बाद सर अपने थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मुझे लगता था कि सर अब बेस जो है मेरा इतना कंप्लीट हो गया है कि न्यूज़पेपर मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद सर मैं सिर्फ एक बार उसमें देख लेती थी सरसरी नज़र से कि अच्छा क्या क्या इसमें है, और मैं सर जो
ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल होती है करंट अफेयर की डेली, हर कोचिंग वेबसाइट निकालती है, तो उसको सुनती थी। और उसके बाद मंथली एक मैगजीन फॉलो करती थी, उसका रिवीजन करती थी। और उसके बाद जो जब भी प्रीलिम्स या मेंस पास में होता है तो इन कोचिंग मटेरियल्स, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो एक कंपाइलेशन निकालते हैं पूरे साल का, तो उसको फॉलो कर लेती थी। तो अपने जो लास्ट के 3rd and 4th अटेम्प्ट थे उनमें मेरा ये स्ट्रेटेजी थी कि ये कर लेना है। लेकिन अगर आप शुरुआत में हैं तो फिर मुझे लगता है कि जो न्यूज़पेपर रहता है उसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके नॉलेज लेवल को अच्छा खासा बढ़ा देता है। और फिर इसका फायदा है वो इंटरव्यू में भी दिखता है कि चीज़ों को आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। बिल्कुल। ओके, सो अगर जैसे करंट अफेयर में हम लोग बच्चों को देखें तो बहुत लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, तो नोट्स मेकिंग करना कितना जरूरी है करंट अफेयर में? सर मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स के हमें अलग से नोट्स बनाने चाहिए। मुझे तो ये लगता है सर कि जैसे हमारा एक बार हमने स्टैटिक अपना कंप्लीट कर लिया है, हर जो GS 1 2 3 उसके जो टॉपिक के अनुसार नोट्स बनाए, तो उसमें एक पेज खाली छोड़ देना चाहिए अलग से नोट्स बनाने की जगह। तो और जो हमने जैसे कि कोई न्यूज़ में है, वीडियो में हमने देखा कि ये चीज़ GS 3 से लिंक हो रही है और ये इस मुद्दे से संबंधित ये चीज़ न्यूज़ में है, तो उसको हम वहीं ऐड कर ले। जैसे PDS में अभी आशा AI करके आया है कि आप जो AI सिस्टम है फीडबैक देगा PDS के बारे में, तो फिर हमने जहाँ उसके नोट्स बनाए हैं उसको वहीं ऐड कर देना चाहिए। इससे क्या होता है सर कि हमारे नोट्स भी अलग से फिर बल्कि नहीं होते हैं, और जो काम की चीज़ होती है वो अपने पुराने नोट्स के साथ जब रिवीजन में आती है तो हम उसको अच्छे से रिवीजन कर ले जाते हैं। और अलग से नोट्स बनाते हैं तो फिर ये रहता है कि अब स्टैटिक रिवीजन करना है और फिर करंट अफेयर रिवीजन करना है, उसकी जगह जो नोट्स अपने सिलेबस में मैच हो रहा है उसको वहीं ऐड कर लीजिए। और फिर लास्ट में कंपाइलेशन आपको मिल ही जाती है रिवीजन करने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं साल भर न्यूज़ में। तो सर ऐसे मैंने नोट्स बनाए थे। शुरू में सर मैंने भी कोशिश की थी कि करंट अफेयर के नोट्स अलग से बनाए जाएं, GS 1 डाल के फिर कि अच्छा ये टॉपिक था, लेकिन सर फिर वो मुझे इतना काम का लगा नहीं। तो फिर मैंने अपने जो स्टैटिक था वहीं जगह खाली छोड़ के करंट में अगर न्यूज़ में है तो वहीं ऐड करूंगी ये। सो मतलब आप एक अपना नोट्स बना के रखती थी हर सब्जेक्ट में, रिवीजन का मेन सोर्स आपका वही रहता था? हाँ सर वही रहता था, कुछ भी पढ़ूंगी तो उसको वहीं ऐड कर दूंगी। अलग अलग सोर्सेज से रिवीजन नहीं करना है, सोर्स आपका रिवीजन का फिक्स था? एक ही रहेगा। ओके, सो अब हम लोग प्रीलिम्स पे आते हैं। प्रीलिम्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बच्चों के लिए? प्रीलिम्स में सर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि प्रीलिम्स मेंस की तरह नहीं है कि अगर आपने इतने टॉपिक उसमें डिफाइन सिलेबस है और इसमें अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो आपकी श्योर है कि मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आप। लेकिन प्रीलिम्स में ये है कि कुछ चीज़ें इतनी रैंडम पूछ ली जाती हैं कि जो कवर पता नहीं कवर होगी भी कि नहीं, तो एक वो चैलेंज होता है। और सिलेबस भी सर प्रीलिम्स का थोड़ा मेंस के उसमें ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल रहता है, तो वो चीज़ें रहती हैं। और सर रटने का काम भी थोड़ा सा मेंस में ज़्यादा हो जाता है चीज़ों को कि प्री में। हाँ सर प्रीलिम्स में, क्योंकि मेंस में आपको इंटरलिंक करनी है चीज़ें, तो अगर आपने पहले से चीज़ें सोच रखी हैं कि इसको यहाँ पे है तो फिर आप ले जाएंगे। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है कि अगर आपको नहीं पता है तो मतलब नहीं पता है, फिर आप उसको सिर्फ तुक्का ही मार सकते हैं। तो सर ये ज़्यादा। और सर CSET तो अब हमने देखा कि 2024-25 में ठीक था, 2023 का अलग ही लेवल पे चला गया था। तो CSET भी कई बार होता है सर, ऐसे बहुत से बच्चे हैं हमारे साथ भी कि जिनका GS में स्कोर 100+ जा रहा है और जो CSET में 40-45 नंबर पर अटक गए हैं। तो वो भी अब चैलेंज तो सर बन के उभरा है CSET में। आपको कभी फियर हुआ? सर जनरली तो नहीं होता, क्योंकि सर BSc मैथमेटिक्स से की हुई थी तो अच्छी थी, मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग था तो दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन सर मेरा भी ये नहीं था कि मैं इस CSET को स्किप कर दूंगी। CSET में आइडियल अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? सर मेरा 55 रहता था, 50 से 55 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी मैं। ओके, सो आप RC और क्वांट रीजनिंग सभी के क्वेश्चन सॉल्व करती थी? हाँ सर, ये था कि ऐसा पेपर अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ टॉपिक अगर डिफिकल्ट UPSC पूछ लेता है तो उसको दूसरा पार्ट जो है उसको इजी बना देता है। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं तो आप अगर उसका कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली इजी रहेगा। 2025-24 में भी मैंने ये किया। या अगर कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ है सर कि इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो आप देखेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो रिलेटिवली ईजी है। तो किसी एक पोर्शन को टफ बनाना और दूसरे को उसके कंपैरिजन में इजी बना देना, ये सर UPSC की स्ट्रेटजी रही है। तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक उसके भरोसे चले जाएं कि अच्छा मैं तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग कर लूंगी, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करूंगी। तो ये मेरा रहता था कि तीनों उस पर फोकस करना है, लेकिन एक उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। तो मेरा होता था कि कॉम्प्रिहेंशन मेरे अच्छे हो जाते थे और रीजनिंग ठीक था, तो मेरा मैथ्स थोड़ा सा, लेकिन मेरी जो पेपर सॉल्व करने का वो ये रहता था कि मैं मैथ्स और रीजनिंग के जो पोर्शन रहता था उसको पहले सॉल्व
करती थी, क्योंकि लास्ट में जब कम टाइम बचता है तो पढ़ने की स्पीड तो उतनी हो जाती है मैनेज की, लेकिन अगर मैथ्स में अगर कहीं अटक गए हैं और आप पे प्रेशर आ गया है कि क्वेश्चन नहीं, तो फिर वो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता था। तो मेरा ये रहता था कि शुरू के जो 45 से 50 मिनट हैं वो उसमें मैथ्स और रीजनिंग करूंगी और फिर बाद में अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन करूंगी। ओके, सो आप 45-50 मिनट में लगभग रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म कर लेते लेती थी। ओके, सो सीसेट में पीवाईक्यू का कितना रोल है? पीवाईक्यू को कैसे करके जाना चाहिए? सर जैसे कि अगर हम बात करें कि पीवाईक्यू सी सेट में, तो सर मैथ्स से अगर हम देखें तो एसएससी में भी पूछा जाता है मैथ्स, और बैंकिंग रेलवे एग्जाम में भी मैथ्स पूछा जाता है, और यूपीएससी में भी मैथ्स पूछा जाता है, लेकिन हर एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। जब आप अगर उसका एसएससी का देखते हैं पीवाईक्यू, तो वो ऐसा होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत तेज होनी चाहिए, तभी आप मैथ्स रीजनिंग के सवाल कम टाइम में कर पाते हैं। लेकिन जब हम यूपीएससी का देखते हैं तो सर एक लिटिल भी टाइम हमें ज्यादा रहता है वहां पे सॉल्व करने के लिए, 2 घंटे में 80 क्वेश्चन, और पैटर्न भी सर पूरा कॉन्सेप्चुअल रहता है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एसएससी का क्वेश्चन उसी परसेंटेज पे एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, और उसी परसेंटेज पे किस तरह से यूपीएससी इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देके घुमा के छोटी सिंपल चीज पूछ लेगी। तो सर किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ज्यादा हमें उस पे कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझना है, सर उसमें पीवाईक्यू का सबसे ज्यादा रोल रहता है। ये चीज आपने सही हाईलाइट किया। जैसे मैं बच्चों से मिलता हूँ सीसेट में, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला रटने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन के पैटर्न पकड़ लिए, उसी को याद कर लिए या फिर उसी को लगा रहे हैं, ना कि वो एक्चुअल में जैसे एग्जाम में होता है, ना कि वो एक्चुअल में उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। और फिर यूपीएससी सर इसी तरह क्वेश्चन बनाते हैं कि लैंग्वेज बड़ी बड़ी फंसा देगा, लेकिन करना कुछ नहीं होता। उसमें होगा क्या कि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए या डिकोड ही नहीं कर पाए। और सर ये भी मैंने देखा है कि अब पता नहीं उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया कि शुरू में वो इतने टफ क्वेश्चन जानबूझ के दे देते हैं कि बच्चा यहीं फंस के रह जाए, और जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी रहते हैं। तो मेरा ये भी 2 बार से ऐसा रहा कि मैं पहले एक बार पूरा पेपर देखूंगी कि कहाँ इजी क्वेश्चन है, कहाँ मुझे टाइम ज्यादा देना ही नहीं है, और पूरा, क्योंकि कई बार ऐसा रहा कि बच्चे शुरू के क्वेश्चन में तो फंस गए, लास्ट में देखा कि बहुत ईजी क्वेश्चन था रीजनिंग का जो आराम से हो जाता है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इजी रहते हैं। हाँ सर, तो उसमें भी हमें ये नहीं फंसना नहीं है उनके ट्रैप में। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा देना है, अगर वो वहां नहीं बन रहा है तो उसको वहीं छोड़ देना है, क्योंकि सर हमें उसमें सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करना है। सो पहले जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन, उसको पहले इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके पहले उसको अटेम्प्ट कर लेना है। हाँ सर, ये तो बहुत जरूरी है, क्रोनोलॉजी से करें। ठीक है, सो अब हम लोग जीएस पे आते हैं। प्रिलिम्स में, जीएस में मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, लेट से पॉलिटी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, तो अब लक्ष्मीकांत पढ़ने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए? सर इसके लिए जीएस में सिर्फ ना कि पॉलिटी, मतलब हर सब्जेक्ट का हमें सर उस पढ़ने से शुरू करने से पहले पीवाईक्यू देख लेने चाहिए, मुझे ये लगता है। क्योंकि बहुत सारा नॉलेज है। आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे तो बड़ी सी मोटी बुक है वो, और उसको पढ़ना पेशेंस के साथ सर एक चुनौती तो हो ही जाता है। तो लेकिन अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और कई टॉपिक ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो वो उसको हम सिर्फ एक बार पढ़ के निकल जाएंगे। जैसे सर अगर हम उसमें देखें तो अगर हम जब पीवाईक्यू देखते हैं तो पता चलता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वो घुमा फिरा के वहां से क्वेश्चन बना ही देते हैं। और लेकिन वहीं पे है सर कि जो बाद में चैप्टर दी हुई, जैसे कि एनएचआरसी है और वो है, उसमें क्या है सर, उसमें हर कमेटी दी हुई है, कमेटी अपॉइंट करने वाले दिए हैं कि इसमें लोकसभा मेंबर होंगे, इसमें गृह मंत्री होंगे, इसमें विपक्ष का नेता होगा। तो सर क्या बच्चे क्या करते हैं सर, उनकी कमेटी रटने में लग जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग बच्चों को देखा कि पीवाईक्यू हमसे हो ही नहीं रहा है, वो भूल ही जाते हैं कि उसमें कौन सी कमेटी में नियुक्ति में कौन था। लेकिन सर मैंने कहा कि आपने पीवाईक्यू देखा है कि आज तक यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा कि जो एनएचआरसी है उसकी जो कमेटी होती है, उसमें जो नियुक्ति होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है नियुक्ति समिति के लिए। तो वो सब हमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये चीजें नहीं रटनी है, रटने का या पढ़ने का काम इन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। या फिर अगर मान लो कभी एक आध बार पूछा भी है तो ना कि उसको रटने की जगह पहले जो मेन चीज है जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है उसको याद करें, हाँ या उसको समझने की कोशिश करें। करें। प्रीलिम्स में यही है कि सर आपका सिलेक्शन उस क्वेश्चन से नहीं रुकेगा जो बहुत ज्यादा टफ है, जो 10 साल में 15 साल में एक बार क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, उसको आपने कर लिया तो आपको हो जाए। जो जनरल क्वेश्चन आते हैं अगर आप वो सही कर पाएंगे तो आपका जो है कट ऑफ क्लियर होने के ज्यादा चांस रहे, क्योंकि सर हमें वहाँ मेंस की तरह यहाँ सबसे अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं, सब जो कट ऑफ है उसको ही क्लियर करना है। सो एलिमिनेशन आप यूज करती थी प्रीलिम्स में? हाँ सर, एलिमिनेशन तो यूज करती थी, और अभी कुछ तो पैटर्न ऐसा चेंज हो गया है कि एलिमिनेशन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी सर एलिमिनेशन का तो रोल अभी भी है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप 2 तक पहुंच जा रहे हैं एलिमिनेट करके, तो सर वहाँ बहुत चांस बढ़ जाते हैं औरों के कंपैरिजन के, आप उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि नॉलेज लेवल पे लगभग सेम है, लेकिन एक का जीएस में स्कोर प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है। सो वो डिफरेंस क्या रहता है?
वो सर डिफरेंस ऐसे आ जाता है कि जो प्रीलिम्स है सिर्फ वो पढ़ने से ज्यादा सर स्ट्रेटेजी का ज्यादा खेल है कि आप अगर आप टेस्ट देंगे आपको पता होना चाहिए सर आपकी एक्यूरेसी कितनी है कि कितनी वो सर पढ़ने से नहीं रहता। एक लिमिट के बाद अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो फिर नेगेटिव में जाता ही है। जैसे मेरा है सर कि मैं 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी और मैंने फिर कई बाद में टेस्ट दिए और मैंने कोशिश की कि 90 से 95 लेके जाऊं तो फिर वो नेगेटिव में जा रहा था और मेरे मार्क्स कम हो गए थे। तो फिर मेरा था कि 85 से 90 के बीच में ही अटेम्प्ट करूंगी। मतलब वो आपको अपना आइडियल अटेम्प्ट पता होना चाहिए कि इतना आप सही करेंगे, कितने में आपका स्कोर बेस्ट आ रहा है सर। उस पे आपको और सर ये बार बार प्रैक्टिस करने से आता है कि एक टेस्ट से नहीं आपको समझ में आएगा अच्छा इतनी एक्यूरेसी मेरी है। जब आप लगातार टेस्ट देते हैं अलग अलग कोचिंग्स का और तो आपको समझ में आता है कि अगर इतने अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा। और सर दूसरा इसमें होता है पैटर्न का कि हर जो कोचिंग टेस्ट बनाती है उसका अपना एक अलग सेट पैटर्न होता है और अगर हम उसको बार बार फॉलो करते हैं तो हमारा क्वेश्चन को देखने का तरीका, उसको सॉल्व करने का तरीका उस कोचिंग के टेस्ट सीरीज की जैसा हो जाता है। और जबकि हम देखते हैं तो यूपीएससी का भी एक अपना अलग ही पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। तो हम जो है टेस्ट तो बहुत सारे लगाए लेकिन जब भी हमारा मतलब प्रीलिम्स है उससे 15 से 20 दिन पहले हमारी बेंच पे से पीवाईक्यू होने चाहिए कि अच्छा ऐसे पूछा है, यहाँ से इस चीज को अगर यूपीएससी ज्यादा एक्सट्रीम करके देती है तो फिर वो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो समझ में आ जाता है सर। वो आपको 5 से 10 क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि एक्स्ट्रा आप सही कर पाओ अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करके जाते हो लास्ट के 10-15 दिन। कई तो रिपीट भी टॉपिक हो जाते हैं। जैसे 2025 में सर लगभग 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले बिल्कुल एज इट इज पूछे हुए थे, उनको रिपीट कर दिया था। और इससे सर हम थीम भी पकड़ पाते हैं कि इस थीम पे यूपीएससी ज्यादा, जैसे हमने पॉलिटी में बात की कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो उसी तरह जब हिस्ट्री में देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो जैनिज्म बुद्धिज्म है वो विजयनगर एम्पायर है। तो जो ऐसी चीजें हैं कि उस पर वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो सर उस पे ओके। सो जैसे आप मान लो टेस्ट जब अटेम्प्ट करती थी, टेस्ट में इटरेशन कितने फॉलो होते थे? एक बार में पूरा अटेम्प्ट कर देते थे कि या फिर 2 से 3 बार में? सर मेरा ये रहता था टेस्ट सॉल्व करने का कि मैं 3 रीडिंग लूंगी उसको पेपर का। पहला रीडिंग में सिर्फ वो क्वेश्चन करूंगी जो मुझे पूरा एग्जैक्टली आ रहा है। उसमें सर 30 से 35 तक क्वेश्चन ऐसे हो जाते थे जो एग्जैक्टली आ रहे हैं। दूसरी रीडिंग में सर था कि जो उसमें मैंने 50-50 करके छोड़ दिया है। और सर क्या रहता है कि जब हम एक बार टेस्ट पढ़ लेते हैं ना तो हम उस टेस्ट को पढ़ लेते हैं तो हमें सबकॉन्शियस में एक बात तो आ जाती है, अच्छा इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा होता है। और कभी कभी सर वो टाइम भी होता है कि हम उस टाइम को उस समय सोच ही नहीं पाते कि ये चीज इस तरह से भी सोची जा सकती है। लेकिन जब हम एक बार पेपर पढ़ के छोड़ देते हैं तो वो चीजें बैक ऑफ द माइंड चलने लगती हैं, अच्छा ये टॉपिक पे आया था। और फिर जब हम दोबारा उसी क्वेश्चन की रीडिंग ले रहे होते हैं तो हम एक नए डायमेंशन में उस क्वेश्चन को सोच पाते हैं। मेरे साथ सर ऐसा कई बार हुआ कि मैंने जब उस क्वेश्चन को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैंने सेकेंड रीडिंग ली तो मुझे लगा अच्छा कहीं ना तो इस चीज को मैंने पढ़ा हुआ था लिंक हो गई। तो सर दूसरी रीडिंग में मैं 50-50 क्वेश्चन करूंगी कि जैसे कि 30 क्वेश्चन इसमें किए तो फिर रहेगा कि 50 से 60-65 तक मैं खींच ले जाऊं दूसरी रीडिंग में। 60-65 हो गया। फिर से तीसरी रीडिंग होती है उसमें सिर्फ जो पढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, इसी तरह से तुक्के का माइंड सेट में आ जाते हैं बिल्कुल कि अगर थोड़ा सा भी लिंक हो रहा है उस चीज को तो 65 के बाद सर फिर वो क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें लगभग टाइम कैसे डिवाइड होता था? फर्स्ट इटरेशन में कितना टाइम दिया, सेकंड में कितना दिया, थर्ड में कितना दिया? सर मेरा 45 से 50 मिनट पहली रीडिंग में जाता था अच्छे से पढ़ने में उस क्वेश्चन को। फिर दूसरी रीडिंग क्योंकि हमने पहले अच्छे से पढ़ा है तो वो जल्दी हो जाती थी, 45 के बाद 30 मिनट ज्यादा उसमें लगे। और लास्ट रीडिंग से सब 10 से 15 मिनट की रहती थी कि जल्दी अच्छा यहाँ से कुछ याद आ रहा है तो इसको टिक कर दो। ओके। सो जैसे कई बार ऐसा आपके साथ हुआ है कि फर्स्ट रीडिंग में हमने पढ़ा, हमको ऑप्शन ए लगा सही, लेकिन जब सेकंड रीडिंग कर रहे हैं तो बी ऑप्शन सही लग रहा है? हाँ सर यही इसीलिए मैं थर्ड रीडिंग तक रखती थी क्वेश्चंस को, क्योंकि वो एक टाइम कभी ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में कि वो हम उस चीज को सोच ही नहीं पाते। जैसे सर एक कमेटी का क्वेश्चन था, मैं टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट कर रही थी। तो सर एक होता है सर प्रोविंस और स्टेट। तो प्रोविंस के लिए जो सब कमेटियां थी तो प्रोविंस की जो कमेटी थी उसकी जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो यूनियन और स्टेट के लिए जो कमेटी बनी थी उसके सर श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो वो उस टाइम जब मैंने फर्स्ट रीडिंग ली और उसमें देखा कि स्टेट, लेकिन मुझे वो क्लिक ही नहीं की चीज की स्टेट का। ये था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ये सब पढ़ा, इतना पढ़ा हुआ था कि सब वो लगा कि श्री वल्लभ भाई पटेल जी होंगे। तो मैंने उसको पहले लिखा कि वल्लभ भाई पटेल जी पे टिक कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि इसको बाद में दूसरी रीडिंग में देखती हूँ। तो सर जब मैं उसको दूसरी रीडिंग लगाने आई तब मेरे दिमाग में क्लिक किया, अरे प्रोविंस का अलग पढ़ा हुआ था, स्टेट का अलग पढ़ा हुआ था। तो सर ये फायदा होता है, अगर मैं वहां उसको टिक कर देती तो काम हो जाता है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन मुझे दूसरी रीडिंग फिर याद आ गया कि स्टेट का तो जवाहरलाल नेहरू जी ने हेड किया था। तो उस टाइम पे अगर चीज नहीं भी ध्यान आती तो दूसरी बार में फिर वो ध्यान आ जाती है चीजें, इस वजह से। सो प्राची, आप प्रीलिम्स की तैयारी कितने दिन पहले से स्टार्ट कर देती थी?
प्रीलिम्स की सर ये था कि जब फर्स्ट एंड सेकंड अपना अटेम्प्ट दे रही थी तो उस वक्त सर एक फियर सा भी रहता है प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये हुआ था सर कि मैं पहली बार देने गई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, यहाँ तक कि मैं OMR तक सर गलत फिल करके आ गई थी। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरे सर मैंने दिसंबर से ही स्टार्ट कर दी थी, दिसंबर और उससे भी अर्ली नवंबर में स्टार्ट कर दी थी। लेकिन सर जब सेकंड में अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया और फिर थर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे तो फिर मेरा थोड़ा सा फोमो कम हुआ प्रीलिम्स के रिलेटेड। तो फिर ऐसा था कि फरवरी से जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया था तब से मैं स्टार्ट कर देती पढ़ना। ये सर इस बात पर भी वेरी करता है कि आपकी तैयारी कहाँ है, कि अगर आपकी प्रीलिम्स में अच्छी तैयारी है, पहले से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको पता है आपने बहुत से टेस्ट पहले अटेम्प्ट में लगा लिए हैं, एक्यूरेसी पता है इतना ही करना है, तो फिर टेस्ट कम भी हो तो भी चल जाएगा और लेट भी आप शुरू करें। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं कि अभी आपने ज्यादा टेस्ट नहीं लिखे हुए हैं, आपकी एक्यूरेसी नहीं पता है, तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मतलब कि दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, सो लास्ट 1 मंथ की अगर हम बात करें, जैसे प्रीलिम्स मान लीजिए आने वाला है, लास्ट 1 मंथ के पहले टाइम को कैसे डिवाइड करना चाहिए? आप कितने घंटे पढ़ते थी? सर लास्ट 1 मंथ में तो क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है प्रीलिम्स का, तो 10 से 12 घंटे 13 घंटे चली जाती है पढ़ाई लास्ट 1 मंथ। तो इसमें आप कैसे टाइम डिवाइड करते थे, क्या क्या चीजें करते थे? इसमें सर अगर मैं 12 घंटे भी पढ़ती थी तो उसमें तो होता था कि मैं 8 घंटे जीएस को दूंगी और 4 घंटे अपना सी सेट को दूंगी अच्छे तरीके से। और जो अपना 8 घंटा मैं सी सेट को मतलब जीएस को दे रही हूँ उसमें भी ऐसा रहता था कि उसमें भी 2 घंटे पूरा PYQ रहता था। रहता था। और जैसे कि लास्ट का टाइम है तो सर मैं जो टेस्ट सीरीज और उनको रिवीजन करने की बजाय जो बेसिक बुक थी उनको बार बार रिवीजन करने पे ज्यादा फोकस करती थी। जैसे कि मेरा रहता था कि लास्ट के 1 मंथ में मैं एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ूंगी पूरी, और ये नहीं कि जो मैंने नोट्स मतलब कि कहीं से समरी पढ़ लिया, नहीं, जो बेसिक बुक है, क्योंकि बुक में जो है क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है वो बुक के अलावा सर अल्टरनेटिव सोर्स नहीं हो सकता उस चीज का, स्पेशली एनसीईआरटी का। तो भले ही वो क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में 17 बार पढ़ी है, उसको 18 बार भी पढ़ूंगी तो उसी को ही पढ़ूंगी बहुत अच्छे से, और उसी से पढ़ूंगी, दूसरा उसका समरी या वो नहीं यूज करूंगी। तो ये रहता था कि बेसिक बुक चाहे वो एनसीईआरटी हो, स्टैंडर्ड बुक है, उनको रिवीजन में फोकस एनसीईआरटी जैसे है तो क्या सभी सब्जेक्ट के लिए आप करती थी या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे? सर शुरू में तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो और सर उससे साइंस बैकग्राउंड से भी थी तो समझ नहीं आती थी चीज़ें, तो मैंने तो एनसीईआरटी सब कवर की थी। लेकिन सर बाद में जब मैंने बार पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ एनसीईआरटी है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी इतनी काम की नहीं है। सर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें 6th 7th 8th की पढ़नी चाहिए, 3 उसमें है हमारे अतीत 1 2 3 करके, और उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद सर आप डायरेक्ट 12th की एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं हिस्ट्री की, क्योंकि सर उसमें बीच में वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है और उसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर है जो सिलेबस में ही नहीं है, जैसे मंगोल का उसमें दिया हुआ है तो वो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो आप 11th या 11th और 10th की हिस्ट्री के एनसीईआरटी मिस कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शनल इतिहास नहीं है तो। और 11th की जैसे एक आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। हिस्ट्री में इतनी एनसीईआरटी बहुत है। सर ज्योग्राफी की तो मैं कहूँगी सर 11th 12th बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैंने तो देखा है सर कि जो 8th 9th 10th की एनसीईआरटी है उनसे भी सर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कि जो क्वेश्चन थे वो वहाँ से आए हुए, जैसे रूटाइल वाला एक क्वेश्चन था तो वो डायरेक्टली 6th या 7th की एनसीईआरटी में था। तो मैं ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की तो कहूँगी सर कि हमें एनसीईआरटी अगर हो सके तो 8th से तो कवर करनी ही चाहिए। और सर पॉलिटी में ऐसा है कि आप सर 11th और 12th पे स्टिक कर सकते हैं, उसमें इतना तो नहीं पूछते, तो पॉलिटी में 11th 12th की एनसीईआरटी चल जाएगी। और सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी सर जो अगर आपका बेसिक नहीं कवर है तो उसमें भी सर आपको 9th और 10th देखना चाहिए, क्योंकि 11th और 12th का थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाता है तो उतना वो नहीं पूछते, लेकिन जो बेसिक साइंस है वो आपको 8th 9th 10th की बुक में मिल जाता है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और सर इसी तरह से सर बायोलॉजी में जो बायोलॉजी की बुक होती है उसमें एनवायरनमेंट का सेक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो एनसीईआरटी क्या प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है या फिर मेंस के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है? सर 80% तो जो एनसीईआरटी है सर वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए सर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी की भाषा, वो आपको ऐसे लिखने में बहुत मदद करेगी। अब जब एनसीईआरटी का आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो कभी ऐसे शुरू हुआ ही नहीं होता जैसे हम नॉर्मल बुक से पढ़ते हैं, उसमें एक कहानी होती है, वो सब किरदारों को जोड़ रहे होते हैं, तो वो सिखाता है कि हम ऐसे को इस तरीके से कैसे शुरू कर सकते हैं। और कुछ कुछ जो मॉडल एग्जाम्पल उसमें दिए होते हैं, जैसे कि बोलीविया का उनमें प्राइमरी हेल्थ में कैसे सुधार किया है, तो वो एग्जाम्पल देने के लिए वहाँ यूज़ हो सकते हैं, तो उतना यूज़ है। और प्रीलिम्स में मेनली बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो जाता है क्योंकि वो हर लाइन से क्वेश्चन बना देते हैं पीवाई प्रीलिम्स का उसके लिए। सो प्रीलिम्स में आप कितने टेस्ट सॉल्व करते थे?
सर जिस तरह से मेरे अटेम्प्ट बढ़ते गए उस तरह से मेरे टेस्ट की संख्याएं कम होती गई। जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो लगभग मैंने 50 से 60 पेपर सॉल्व किए होंगे। जब सेकंड पे आई तो वो घट के 40 रह गया। और सर जब मैं अपना थर्ड अटेम्प्ट दे रही थी तो फिर उसके बाद वो 20 से 25 ही टेस्ट रह गया। और सर फोर्थ अटेम्प्ट में तो मैंने सर फुल लेंथ टेस्ट लगाए होंगे 5-6, बाकी जो मैंने पहले टेस्ट दे रखे थे उनको ही दोबारा देख लिया कि हाँ कहाँ क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको कौन सा कॉन्सेप्ट मैं भूल गई थी उस टाइम पे। तो इस तरीके से सो इस इंटरव्यू इस बार आपका पहला इंटरव्यू था। सो इंटरव्यू को आपने कैसे मैनेज किया मेंस के बाद? क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार इंटरव्यू कॉल आएगा आपको? सर मैं सच बताऊं कि 2 बार से जब मेंस नहीं हो रहा था तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि हो या ना हो तो पेशेंस बस बनाए रखना, पढ़ती रहना। तो इस बार सबसे अच्छी बात थी कि चाहे मेंस के बाद हो मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, चाहे प्रीलिम्स के बाद हो पढ़ती रही। तो वो एक था कि इससे सर ये रहता है कि कॉन्फिडेंट बना रहता है फिर कि आपका अच्छा रिजल्ट हो तब भी, और अच्छा रिजल्ट ना हो तो ये लगता है कि अच्छा हमने इतनी तैयारी कर ली तो अगला अटेम्प्ट आसानी से दे सकते हैं, वो रहता है। तो मैंने सर लेकिन मेंस के दौरान कोई तैयारी नहीं की थी। मुझे लगता है सर वो मेरी मिस्टेक भी थी कि मुझे मेंस के जो 2-2.5 महीने मिलते हैं उसमें इंटरव्यू में थोड़ा बहुत काम करना चाहिए था। लेकिन फिर मेरी इंटरव्यू की जर्नी जो 11 दिसंबर को रिजल्ट आता है सर उसके बाद से ही शुरू होती है। और सर उसमें जो पीयर ग्रुप था उसने मेरी बहुत हेल्प की इंटरव्यू के लिए, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना हो। तो हमारा एक ग्रुप था सर, उसमें हम आपने ही बनवाया था सर वो ग्रुप, तो हम लोग उसमें डिस्कस करते रहते थे, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। और कई क्वेश्चन तो डायरेक्टली वही मुझसे पूछे गए जो मतलब कि हम लोग पीयर ग्रुप में डिस्कशन किए थे। और सर मॉक का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि पहला इंटरव्यू था तो इतना मुझे थोड़ा सा मैं प्रेशर में आ जाती थी शुरू में, कई बार तो गड़बड़ भी कर दी। मैंने तो वो चेंजेस देखे हैं, हाँ सर, फर्स्ट इंटरव्यू से लास्ट इंटरव्यू तक। हाँ, फिर आपने लास्ट में बोल दिया था कि अब ठीक है, काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। तो मॉक ने भी काफ़ी हेल्प की, पर्सनैलिटी में भी और नॉलेज बेस में भी, कि कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने हैं। सो जिस तरीके से इंटरव्यू का वेटेज बढ़ता जा रहा है, मतलब अभी एवरेज स्कोर इस बार जैसे जो सिलेक्टेड है लगभग 180 के आसपास है, तो एक तरीके से दिख रहा है कि इंटरव्यू का भी वेटेज अच्छा हो गया है। उससे आप एटलीस्ट आप अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको एक अच्छा रैंक लाने में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। तो क्या इंटरव्यू का भी एक तैयारी में अपना इंटीग्रेट करने की जरूरत है अभी के बच्चों को? हाँ सर, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आप जब जैसे ही आप इस उसमें आते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आपको तभी से सोच के रखना है कि अभी तक सर क्या होता है कि इंटरव्यू का कोई लोड ही नहीं लेता जब तक मेंस का रिजल्ट जिसका नहीं हो जाता। इंटरव्यू में क्या ही करना है, और फिर जब मेंस का रिजल्ट होता है तो सब कहते हैं अब क्या ही करना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो फिर क्या ही करना है, क्या ही करने दो, अलग ही सेंस निकल आते हैं उसके। तो सर इसमें थोड़ा है कि हमें अपनी भाषा पे थोड़ी हम शुरुआत कर सकते हैं। सर जैसे मेरी पीजी में कई लड़कियां रहती हैं, तो सर उनकी थोड़ी वोकैबुलरी थोड़ी ऐसी है कि करता, जैसे लड़की भी है तो करूंगा, तो मैं उनको टोकती रहती हूँ अभी से इस चीज को कि नहीं आपको इस तरह से बोलना है, करूंगी। कि फिर आप अगर सोच रही हैं कि वो 3 महीने में आप उसको इम्प्रूव कर ले जाएंगी तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो जब भी बोलती हैं करूंगा, मैं पढ़ रहा था, तो मैं उसको टोक देती हूँ कि नहीं पढ़ रही थी बोलना है आपको। तो उसको थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट आप करते जा सकते हैं। और जो सर एक न्यूज़पेपर रीडिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरव्यू में। अगर आप शुरू से ही थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं टाइम, तो अगर आप जैसे आप शुरुआती फेज में फाउंडेशन के बच्चे हैं या अभी आपको बाद में अटेम्प्ट देना है पहले से प्रिपेयर, तो इसको दिमाग में रखते हुए या तो आप इंटरनेशनल या फिर नेशनल जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर जो हमें नॉलेज देता है वो अलग ही तरह की होती है सर, तो उसको आप शुरू से फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सर जो गोल्डन पीरियड हमारी पहले भी बात हुई, वो मेंस के बाद होता है, क्योंकि 2 से 2.5 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में। तो अगर उस वक्त आप तैयार कर ले, जैसे अपना स्टेट तैयार कर ले बहुत अच्छे से कि क्या क्या है, तो मेरा यही था कि सर मैंने ये मुझे ड्रॉबैक रहा कि मैंने सिर्फ इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद से ही तैयारी शुरू की थी। तो कैसे कई क्वेश्चन थे जो मेरे एमपी से रिलेटेड ही थे, भोपाल से रिलेटेड थे, मैं उसका बेहतर आंसर नहीं दे पाई थी, क्योंकि उस तक मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ थी चीज़ों को। तो उस गोल्डन टाइम को तो हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है, चाहे वो हो या ना भी हो, क्योंकि अगर आप अभी से उसका तैयारी कर लेंगे तो फिर वो अगले इंटरव्यू में अगले साल तो आपको काम आ ही जाएगी। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे मान लो कोई नया बच्चा भी है तो कम से कम उन चीजों पे काम कर सकता है जिसपे उसको अलग से टाइम नहीं देना पड़ रहा है। मान लो बात कर रहा है तो उस लहजे में बात करे कि उसका कम्युनिकेशन में थोड़ा सा उसको एक हेल्प मिले। हाँ सर, ये बात। ओके, सो यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट में एक्चुअली में चेक क्या करना चाहता है? सर मुझे जितना एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का वहाँ बोर्ड में जाने से पहले और बोर्ड से आने के बाद, क्योंकि सर जब तक हम यहाँ रहते हैं और मॉक देते हैं तो एक हवा तरीके का बना होता है, ये पूछ लेंगे, आपको ग्रिल करेंगे, जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे। लेकिन सर जब मैं वहाँ इंटरव्यू में गई तो बोर्ड बहुत ज़्यादा कॉर्डियल था, और वो सब जैसा आपसे बात करना चाहते हैं कि आप
चीज़ों पे आपका व्यू कैसा रहता है, आपके आसपास की नॉलेज। इवन उन्होंने मुझसे जो भी मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो मेरे बैकग्राउंड से ही रिलेटेड थे, चाहे वो किसान हो, चाहे मेरी मम्मी हाउसवाइफ हो, या फिर जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उससे थे। और उसके अलावा क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो वो ये नहीं चेक कर रहे होते हैं कि आपको अच्छा सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो मतलब कि अच्छा ये नहीं आ रहा है तो ये बता दो। और तो सर मुझे लगता है कि वो बस आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे सोचते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, अपनी बात को कैसे वहाँ रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उनके सामने, कहीं आप सॉरी बोलते वक्त प्रेशर में तो नहीं आ जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें सर वो सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, नॉलेज का जो रोल है तो वो तो सर कम ही दिखता है। ओके, सो अगर हम देखें इस पूरी तैयारी में तो आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है, सबसे बड़ा पिलर ऑफ सपोर्ट सोशली इमोशनली? सर वो मेरी मम्मी रही हैं शुरू से ही। सबसे बड़ा मोटिवेशन सर उन्हीं से आता था कि उन्होंने काफ़ी चुनौतियां झेली हैं अपने लाइफ में। इवन सर मैं कहूँगी कि हम 4 बहनें हैं तो उन सब के लिए पेरेंटिंग में कभी कभी रिसोर्सेज कम हो जाते थे, कभी कभी अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती थी, घर का सारा काम, और फिर सर एक समाज का भी रहता है कि अच्छा 4 लड़कियां हैं, तो उन सबको झेलने के बाद भी हमेशा पढ़ाई के लिए, हालांकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, और सर हम मानते हैं ऐसा कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो जानता है कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है, और एक जो अशिक्षित व्यक्ति है तो हम कहते हैं कि उसको इतना नहीं जानता कि पढ़ाई से क्या है। लेकिन फिर भी नहीं पढ़े होने के बाद भी हमेशा मेरा सपोर्ट करना, जब भी मैं फेल हो जाऊं तो उनकी एक लाइन थी, मैं हमेशा अपने उस पर लगा कर रहती, हारी न हिम्मत बेसारी न राम। तो वो बोलती रहती थी कि नहीं हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंट रखो, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए रहा। जब भी मैं नहीं होता था तो मैं देखती थी किस तरीके से वो अपना काम पूरी निष्काम भाव से कर रही हैं। उन्हें नहीं मतलब है कि सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में। उनका यही रहता था कि हमें अपना काम ईमानदारी से पूरा करना है, फिर बाकी कोई क्या सोचता है, जिस दिन अंदर से आपको आवाज़ आ जाए कि आप गलत हैं तब आप गलत हैं, वरना कोई कुछ भी कहता रहे, आप फेल हो रहे हैं कि पढ़ती नहीं होगी, ये नहीं करती होगी, उससे मतलब नहीं है। तुम अपना काम ईमानदारी से करो तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन था। ओके प्राची, फाइनल मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए? सर फाइनल मैसेज में ये कहूँगी कि मैं कुछ हवा में बातें नहीं करूँगी कि बहुत मोटिवेशन, आप तो 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए तो हो ही जाएगा। जब मैं ये है कि जब मैं इससे साधारण बैकग्राउंड से आके कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी सर मैंने बहुत संघर्ष किया है, अपनी हर चीज़ को त्याग किया है कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है। यूपीएससी में हम देखते हैं सक्सेस रेट भी 0.25 के समथिंग बताई जाती है। तो मोटिवेशन से ज़्यादा सर डिसिप्लिन पे की मैं बात करना चाहूँगी कि आपने अगर लक्ष्य बनाया है, आपको करना है, तो पहले अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखिए, बहुत ज़्यादा क्यों करना है, और उसके बाद एक सही स्ट्रेटजी फॉलो करिए, जिससे कि आप मेरी तरह इतने सारे अटेम्प्ट आपको ना देने पड़े कि गाइडेंस की नहीं था। तो एक सही स्ट्रेटजी रखिए और डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। मोटिवेशन तो फिर सर वो अपने आप आ जाता है चीज़, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ सोच के ही आए होंगे। तो उस वाई को स्ट्रॉन्ग रखिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए, अपनी सही स्ट्रेटजी फॉलो करिए, तो सर हो जाएगा पक्का। ओके, सो प्राची, आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो राइट माइंडसेट है, ये बहुत लोग को इंस्पायर करेगा। आपने जिस तरीके से जेंडर बैरियर को ब्रेक किया, रीजनल बैरियर को ब्रेक किया, आपने जिस तरीके से लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक किया, ये काफ़ी लोग को इंस्पायर करेगा। सो इसी के साथ हम लोग पॉडकास्ट को एंड करते हैं। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।